अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ एक छोटी सी बात से करते हैं। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो चीज़ें नहीं होती। यानी अगर आप किसी चीज़ को बस चीज़ समझ लें वो अहम नहीं होगी। एक्सपीरियंसेस अहम होते हैं, रिश्ते अहम होते हैं, ताल्लुकात अहम होते हैं, लोग अहम होते हैं ज़िंदगी में। चीज़ें कभी भी अहम नहीं होती, ये याद रखिएगा। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि रिश्ते बनाएं, लोगों से ताल्लुकात बनाएं, लोगों से दोस्ती बनाएं, लोगों के लिए खैर खाही का जज्बा अपने दिल में रखें। फिर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। छोटी सी बात से आज के प्रोग्राम का आगाज़, लेकिन अब बड़ी बड़ी ख़बरें भी प्रोग्राम में आनी हैं। और आज की ख़बर तो खैर सबसे बड़ी यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर अपनी जो मैचेस का आगाज़ कर रहा है आज। अब इसे आप विनिंग स्ट्रीक कहेंगे या क्या, ये तो खैर वक्त बताएगा। नीदरलैंड की टीम से आज पाकिस्तान का मैच है। देखते हैं कि इस मैच में क्या होगा। कल जो हुआ वो भी अब सब ने देखा। अब वर्ल्ड कप का यूँ कहिए कि पाकिस्तान के लिए बाकायदा आगाज़ आज से होगा, तो आज इस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आपसे बात करनी है। तो पहले चलते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ और उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का NDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 25 दिन बाकी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को वापसी का प्रोग्राम फाइनल। बिजली की कीमत में ₹1.71 फ़ी यूनिट मज़ीद इजाफा। भारतीय शहर हैदराबाद में पाकिस्तान का आज नीदरलैंड से मुकाबला होगा। कीवीज़ ने वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। इसराइली फ़ौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम जारी। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला, हलाकतों की तादाद 51 हो गई, 10 अफराद जख्मी। तुर्किया के शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले, 8 जंगजू हलाक। ब्राज़ील में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 डॉक्टर हलाक, 1 शदीद जख्मी। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब बात करते हैं जी क्रिकेट के हवाले से। और क्रिकेट में आज पाकिस्तान व मुकाबला नीदरलैंड, ये मुकाबला होना है। पाकिस्तान अपना पहला मैच भारत में इस वर्ल्ड कप में खेलेगा और देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो हम सब जानते हैं एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। इस वक्त पाकिस्तान की जो कमान है वो बाबर आज़म के हाथ में है और बाबर आज़म इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं। तो उनकी जो कैप्टनसी है उस पर खैर सवालात तो उठाए जा ही रहे थे, लेकिन अब हमारी टीम मैदान में उतरेगी। देखते हैं कि हम क्या करते हैं इस पूरी सूरत हाल में। अच्छा, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान अब तक जो मैचेस हुए हैं 6 मैचेस हुए हैं और पाकिस्तान सारे मैचेस जीता है। तो अब देखते हैं कि आगे आज जो है वो क्या होता है। वर्ल्ड कप जो है ना उसका प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। तो जब कोई ऐसी टीम आती है जो कि रैंकिंग में ऊपर नहीं होती तो वो अपना 100% नहीं बल्कि अपना 200% दे रही होती है। और जो बड़ी टीम होती है वो ये चाहती है कि इस मैच के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े मार्जिन से फ़तह हासिल करें, ज़्यादा रन से फ़तह हासिल करें, ज़्यादा विकेटों से फ़तह हासिल करें, क्योंकि आपने अपना जो रन रेट होता है वो बेहतर बनाना होता है। ये मौका होता है बड़ी टीम के पास कि वो छोटी टीम के साथ जब खेले तो अपनी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव करे। क्योंकि ज़ाहिर नंबर तो आपको जो गेम के पॉइंट्स मिलने हैं वो तो वही 2 पॉइंट्स मिलने हैं, लेकिन असल चीज़ होती है कि आप इधर परफॉर्मेंसेस जो है वो करने का मौका होता है। मतलब आप यहाँ पर सेंचुरीज बना सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बहरहाल जी पाकिस्तान व मुकाबला नीदरलैंड आज का मुकाबला है और इस मुकाबले पर सईद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मायनाज साबिक क्रिकेटर और हमारे इन हाउस एनालिस्ट हैं। जी अब तो क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखेंगे और उसमें सईद अजमल साहब के जो तजर्बे हैं, सईद अजमल साहब के जो कमेंट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो आज के हवाले से हम बात करते हैं सईद अजमल साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सईद साहब ये बताइए, आज ज़ाहिर है नीदरलैंड की बात करें तो एक कमज़ोर टीम है, पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, तो कैसा मैच होगा, क्या ख्याल है आपका, क्या कहेंगे? मैच अच्छा होगा और वर्ल्ड देखें ठीक है, नीदरलैंड थोड़ी वीक साइड है, पाकिस्तान की अच्छी टीम है, वर्ल्ड नंबर 1 भी है पाकिस्तान टीम इस वक्त। उस वक्त जब पाकिस्तान टीम आई थी तब वर्ल्ड नंबर 1 थी। तो एग्रीड पाकिस्तान थोड़ी सी स्पिन पाकिस्तान की वीक है और ओपनिंग पेयर, अदरवाइज पाकिस्तान टीम बड़ी अच्छी है, बैलेंस टीम है। और नीदरलैंड अगेंस्ट स्पिनर थोड़े वीक हैं,
पाकिस्तान को अच्छा खेलना है, पहला मैच है, इजी नहीं लेना और अच्छे बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को जीतना है हल्की टीम के खिलाफ, क्योंकि आगे एवरेज का मसला भी आ सकता है, क्योंकि सारी टीमों ने आपस में एक एक मैच खेलना है। तो बड़े मार्जिन से, और अगर उनकी बॉलिंग आती है पाकिस्तान की, तो जल्दी आउट करना पड़ेगा और जल्दी ख़त्म करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ज़ाहिर है 10 टीमें हैं तो हर टीम 9 मैचेस खेलेगी और बाद में ज़ाहिर है ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि एवरेज का मसला हो सकता है। अच्छा, अगर हम वार्म अप मैचेस को देखें तो पाकिस्तान ने वार्म अप मैचेस में कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई कि जिसको हम कहें कि भाई बड़ा कमाल कर दिया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी, बिल्कुल रिजवान की सेंचुरी थी, बाबर की अच्छी बैटिंग थी, इफ्तिखार की बड़ी अच्छी बैटिंग थी, लेकिन ये कि हम दोनों मैचेस जीत नहीं सके। तो ऐसे जो वीक पॉइंट्स क्या हैं जिस पर टीम को काम करने की ज़रूरत है अगर हम वार्म अप मैचेस की कारकर्दगी देखें तो? वीक पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के। आई एग्री, पाकिस्तान वार्म अप मैच इतने अच्छे नहीं खेले, बट अगर वार्म अप मैच देखे जाए तो दूसरी टीमों ने भी ऐसे ही खेले हैं। न्यूजीलैंड ने दोनों जीते हैं, बट इंडिया के दोनों मैच वॉश आउट हुए हैं। पाकिस्तान दोनों मैच हारा है, बट वो एक वार्म अप गेम थी। और वीक पॉइंट पाकिस्तान के हैं थोड़े, एक ओपनिंग पेयर में पाकिस्तान को अच्छा खेलना है, प्लस पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है उसको अच्छा करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे विकेटें यूज टू हो जाएंगी और स्पिनर के लिए शायद ये साजगार भी बन सकती हैं। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, अब चूंकि स्पिनर की आप बात कर रहे हैं और आपने पहले भी कहा कि स्पिन का शोबा जो है वो थोड़ा सा हमारा कमज़ोर जा रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिलेक्शन की बात करें वर्ल्ड कप स्क्वाड की, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे तज्जियाकार ये कहते हैं कि जी हमारा स्क्वाड जो है वो वीक है, तो आपको क्या लगता है? वीक तो नहीं है। अब देखें, अब अहमद वसीम की बात कर रहे हैं लोग, आमर की बात कर रहे हैं, देखें अब जो प्लेयर आए हैं वो भी अच्छे हैं। हाँ, एक आध प्लेयर है जो मेरे ख्याल में वो बेंच पे बैठा होगा ज़्यादातर, तो ये चीज़ है। एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने कम डाला है। देखिए 4 फास्ट बॉलर हैं टोटल, 3 तो खेलने ही खेलने हैं, एक बार बैठा होगा। अगर खुदा न खासा इंजर्ड हो जाता है तो हमें बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में इशू है। स्पिनर में नवाज भी है, उसामा मीर भी है, शदाब भी है, तो 3 स्पिनर हैं। तो मेरा ख्याल स्पिनर इनफ है। इसमें पाकिस्तान के 2 ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर भी हैं, तो ठीक है, मेरे ख्याल में कोई इतना मसला नहीं है। अब इस चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए, हमें फोकस करना है वर्ल्ड कप के लिए और सपोर्ट करें पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, फोकस यही करना चाहिए, किसी जो टीम है उसी टीम को सपोर्ट करना है और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस पर फोकस करना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, सईद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड्स, आज का मुकाबला। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी पेशगोई भी सामने आई है और वो पेशगोई की है इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल एथरटन, और पेशगोई ये है कि शाहीनों के हाथों भारत की शिकस्त होगी। अब ये पेशगोई जो है, अब उन्होंने कहा है कि जी मुमकिन है कि पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे दे और सबको सरप्राइज़ दे दे। अभी तक जो मुकाबले हुए हैं पाकिस्तान और भारत के वर्ल्ड कप में, 7 मरतबा दोनों टीमें आमने सामने आई हैं और 7 मरतबा भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया है, वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप होता है। अब इस मरतबा देखना यह है कि ये मामला 8-0 होता है या 7-1 होता है, ये अभी पता चलेगा। तो बहरहाल माइकल ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल होता हुआ भी देख रहे हैं और पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे देगा। ये खुशखबरी है या ये बेसिकली तो प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं कि असल में होता क्या है, क्योंकि प्रेडिक्शंस तो होती हैं लेकिन गेम डे पर क्या मामला होता है, गेम प्रेशर क्या होता है, और ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, फिर दूसरी जानिब एक और इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी, साबिक कप्तान एन मॉर्गन, उन्होंने कहा कि भाई जो टीम इस वर्ल्ड कप में सबको हैरान कर सकती है वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और बाकी तो जाहिर है ये वक्त बताएगा कि ये पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती है या नहीं। हम तो चाहेंगे कि ये पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हों, लेकिन बुनियादी तौर पर तो असल चीज़ उस दिन की होती है कि आप ऑन द डे सिर्फ जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो टैगलाइन भी है ना, वो क्या है, बस एक दिन, तो वो एक दिन की बात होती है, उस दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्ल्ड कप है इसमें हमने कल का मैच भी देखा। कल के मैच में हमने देखा कि तमाशाई तो खैर क्या बताऊं मैं, कोई थे ही नहीं। मुझे लग रहा था कि कोई लोग देखना ही नहीं चाह रहे, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है शायद आकर
मैच देखने में, और बड़ा जो है वो बीजेपी की हुकूमत वहाँ पर मामला कर रही है, किसी तरीके से लोगों को बुलाया जाए और लोगों को जो है वो ग्राउंड में आने की तरफ राग़िब किया जाए। और उन्होंने बड़े जो है वो गड़बड़े भी की हुई हैं, उस चक्कर में बड़े टिकट उन्होंने फ्री बांटे हैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने ये भी किया है कि कल बड़ी ख़वातीन वहाँ पर आई हुई थी, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें इंटरव्यू ने कहा कि जी हमें तो कहा कि खाना वाना भी मिलेगा यहाँ पर मुफ्त में, और पाकिस्तान इंडिया का मैच है। तो वो जो होस्ट थी उसने कहा कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है, आज तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है। तो वो खातून जो थी उन्होंने कहा कि जी हमें तो बीजेपी वालों ने टिकट दिए हैं और हमें तो ये बताया गया था कि आज का मैच पाकिस्तान इंडिया का है। तो ये सूरत हाल है। मतलब इस तरीके से वो लोग मुख्तलिफ लालच देकर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। और कल भी हमने ग्राउंड में देखा कि बुरा हाल था जी स्टेडियम का, एक शदीद गंदा। ये देखें आपके सामने विजुअल्स भी हैं कि बिल्कुल कोई लोग नज़र ही नहीं आ रहे, खाली ग्राउंड में वर्ल्ड कप हो रहा है। बड़ी अजीब सी शर्म की बात है। पहले जो है वो मैचेस के हवाले से बात चल रही थी कि शेड्यूल्स सही नहीं हो रहे, शेड्यूलिंग सही नहीं थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि जी वीज़े पाकिस्तानियों को बड़ी देर से मिले, फिर उसके बाद जो उनकी इफ्तिताई तकरीब थी वो कैंसिल हो गई। अब फिर ये जो सीटें हैं वो गंदी होने का मामला सामने आया है। शदीद गंदगी वहाँ पर जो ग्राउंड्स हैं उसके अंदर नज़र आ रही है। आप देखें सीटों पर पान की पीके हैं और जानवरों की बीटें हैं और पता नहीं क्या क्या गंदगी में अब किस तरीके से ये एक इमेज जो है वो कैरी करते हैं। इंडिया के जो स्टेडियम्स और जो BCCI है वो किस तरीके से अपना इमेज बेहतर करेगा। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। खाली ग्राउंड्स में ये लोग खेल रहे हैं और शदीद मायूसी का आलम होता है जब कोई भी खिलाड़ी उतरे मैदान में और उसको वहाँ पर क्राउड ना मिले, क्योंकि क्राउड से एक एनर्जी मिलती है आपको। क्राउड की जब तालियां होती हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। क्राउड जब आपके लिए शोर करता है तो आपके ऊपर एक अलग प्रेशर होता है। और ओपनिंग मैच, वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच, उसमें ही आपको लोग नज़र ना आए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये भी कि जब हम बात करते हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच की, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पिछली मर्तबा खेला था वर्ल्ड कप का फाइनल। तो आप सोचें वो फाइनल ही एक तरीके से रिक्रिएट होना था, लेकिन पब्लिक ना आवे भाई, पब्लिक ना आवे। उन्होंने कहा नहीं जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है आने की, और बस जो होगा जैसा होगा हम घर पे बैठ के देख लेंगे। अच्छा, भारतीय मईशत को वर्ल्ड कप की मेज़बानी से बड़ा फ़ायदा होना है, लेकिन अब ये फ़ायदा कितना होगा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 22,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्के है, 22,000 करोड़। और जो भारतीय मीडिया है उसके मुताबिक मईशतदानों ने जो तवक्को ज़ाहिर की है वो ये है कि 22,000 करोड़ रुपए भारतीय मईशत में शामिल होंगे इस वर्ल्ड कप की वजह से। और 10 शहरों में ये खेले जाने हैं मैच। बड़ी तादाद में मकामी और गैर मुल्की क्रिकेट फैंस की आमद मुतवक्के है, तो इसीलिए जो आपका होटलिंग का शोबा है उसमें बहुत ज़्यादा आमदनी की तवक्को है। 2011 के बाद भारत में ये मेगा इवेंट हो रहा है, और इस हवाले से रिटेल सेक्टर में भी ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर ख़रीदो फरोख्त होगी। और वो ये कह रहे हैं जो माशी माहिरीन है कि 2019 की जो 552 मिलियन की व्यूअरशिप थी, इस बार जो टीवी और जो दीगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी ज़्यादा व्यूअरशिप हो सकती है, जिससे 10 से 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जमा हो सकता है। तो ये एक और रेवेन्यू स्ट्रीम है। फिर उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जब ज़्यादा डिमांड होती है चीज़ों की तो महंगाई में भी इजाफा हो सकता है। 10 शहरों में एयरलाइन के टिकट्स हैं, होटल्स के किराए हैं, दीगर सर्विस चार्जेस में इजाफा होगा। और अक्टूबर से नवंबर तक बुनियादी तौर पर जो वहाँ की महंगाई की शरह है वो 0.15 से 0.25% तक बढ़ सकती है। तो ये बुनियादी चीज़ है कि 22,000 करोड़ रुपए का एक मईशत में एक इन्फ्लो होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक और प्रेडिक्शन की तरफ मैं आपको लेकर जाऊं। पाकिस्तान की ही के हवाले से एक प्रेडिक्शन है। इंग्लैंड की प्रेडिक्शंस तो मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा उसमें इंडिया को हरा देगा पाकिस्तान। लेकिन एक और प्रेडिक्शन, एक और ख्वाहिश, बल्कि कह लें प्रेडिक्शन क्या ख्वाहिश है। वीरेंद्र सहवाग भारत के बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज रहे हैं जी, उन्होंने एक अजीब ख्वाहिश का इजहार किया है।
वो कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच में मैं ये चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को शिकस्त दे, ये उनकी ख्वाहिश सामने आई है। और बेसिकली वो बात ये कर रहे थे कि भाई मैं चाहता हूँ कि कुछ अपसेट्स हों, अपसेट्स देखने का ख्वाहिशमंद हूँ मैं। तो पाक अफ़गान मैच में वो कहते हैं कि जी मेरी ख्वाहिश पूरी हो और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को हरा दे। यार आपको अपसेट्स देखने का शौक़ हो रहा है तो हमारा ही मैच मिला है भाई, आप अपने टीम के लिए को अपसेट्स लगा लें, हम आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। आपका भी तो मैच होना है अफ़गानिस्तान से, आपका भी मैच बांग्लादेश से होना है, श्रीलंका से होना है, नीदरलैंड से होना है। तो अल्लाह करे आपको ये आपकी, मैं तो ये दुआ करूँगा आपकी ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन आपकी टीम के साथ पूरी हो। हमारी टीम के लिए ये आप प्लीज़ इस तरह की ख्वाहिशात ना करें, ये ख्वाहिशात अपनी अपनी टीम तक रखें प्लीज़, ठीक है जी। तो ये मेरी आपसे एक गुजारिश है, विनती है जनाब वीरेंद्र सहवाग साहब, दिस इज़ माई विनती फॉर यू। तो क्रिकेट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाकी दुनिया पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तानी कोपहमा शहरोज़ काशिफ एक और रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करके उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है और वो ये कारनामा सरअंजाम देने वाले कम उम्र तरीन कोपहमा हो गए हैं। चीन में 8188 मीटर बुलंद दुनिया की छठी बड़ी चोटी जो है जिसका नाम है चोयो, उसको सर करके ये संगे मील उन्होंने अबूर किया है और वो ये कारनामा सरअंजाम देकर वो जो है वो सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोपहमा बन गए हैं। और शहरोज़ काशिफ जो है वो शीशा पंगमा को सर करके आलमी रिकॉर्ड से बस बिल्कुल एक चोटी की दूरी पर रह गए हैं। एक चोटी उन्होंने सर करनी है और उसके बाद एक और आलमी रिकॉर्ड उनका हो जाएगा। तो कंग्रेचुलेशन शहरोज़, आप हर थोड़े दिन के बाद एक चोटी सर कर लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से चोटियों पर बुलंदी के साथ लेकर जाता रहे, खैर खैरियत से लेकर जाता रहे। अब बात करते हैं जी नोबेल इनामात की, और नोबेल इनामात के हवाले से हमने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स का नोबेल इनाम आ गया है सामने, मेडिकल साइंस का आ गया, केमिस्ट्री का भी आ गया, तो अब जो है वो अदब का भी नोबेल इनाम आ गया है। और ये नॉर्वे के एक अदीब को दिया गया है, अदब के शोबे में इन्होंने अपना सिक्का मनवाया है। ये हैं जी नॉर्वे के मुसन्निफ़, ड्रामा निगार और शायर जनाब जॉन फॉस, जिनको अदब के नोबेल इनाम का फातह करार दिया गया है। जॉन फॉस जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त एक मुसन्निफ़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो कि जिनके ऊपर लोग बात करने में ज़रा कतराते हैं, झिझकते हैं, और बहुत सारे ऐसे जज्बात और एहसासात जो कि इंसान बस अपने जहन में सोच रहा होता है लेकिन उनको कहना या लिखना एक मुश्किल मरला होता है। तो जॉन जो है वो उनको लिखने में कमाल हासिल है उनको। जॉन बेसिकली ड्रामा निगारों में शामिल हैं जिनके ड्रामे दुनिया में सबसे ज़्यादा पेश किए गए हैं, और उनके सबसे ज़्यादा मशहूर ड्रामों में 1989 में लिखा गया था बाथ हाउस, 1995 में लिखा था मेलांचोली 1 और 2, ये शामिल हैं। और फिर उनकी एक तरीके से एक नीम सवानेह भी है, उस पर मबनी उनकी एक किताब है सेप्टोलॉजी। ये बेसिकली एक 7 किताबों का ये सेट है और बग़ैर किसी फुल स्टॉप के 1250 सफ़ात पर यह मुश्तमिल है। और इस किताब की जो तीसरी जिल्द है 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुई थी। अच्छा, इसके अलावा जॉन फॉस के एक ड्रामा है एंड वी विल नेवर बी पार्टेड, ये 1994 में इसको बड़ी आलमी शोहरत मिली थी और नोबेल इनाम अब इनको दिया गया है। और नोबेल इनाम के साथ इनको जो है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर भी दिए जाएंगे। तो जी ज़बरदस्त बात है, और अदब का ये नोबेल इनाम जो है वो इनको दिया गया। अब दुनिया के बाद ज़रा आगे बढ़ते हैं, खला में लेके जाते हैं आपको। अमरीकी खलाई इदारा है जो है नासा, उसने एक तामीराती टेक्नोलॉजी कंपनी को 2040 तक एक टारगेट दिया है। वो टारगेट पूरा करने के लिए, टारगेट क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, टारगेट पूरा करने के लिए $6 करोड़ की रकम भी फराहम कर दी है। और बेसिकली टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि चांद पर घर बनाए जाएं। चांद पर बनाए जाने वाले ये घर सिर्फ खलानवर्दों के लिए नहीं होंगे बल्कि आम अफराद के लिए भी होंगे। और इसका बेसिक जो प्लान है वो ये है कि चांद पर एक बड़ा 3D प्रिंटर लॉन्च करना है और चांद की चट्टानों, मादनी टुकड़ों
और गुबार से बने हुए कंक्रीट को चांद की सतह पर ढांचा बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली चांद का मटेरियल होगा, वही मटेरियल जो है वो इस 3D प्रिंटर में इस्तेमाल होगा और वहाँ पर घर बनाए जाएंगे। और घरों के दरवाजे, टाइल्स और फर्नीचर बनाने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो निजी कंपनीज़ हैं उनके साथ मिलकर इसके ऊपर पूरा रिसर्च वर्क हो रहा है, काम हो रहा है पूरा इसके ऊपर। और इसी मंसूबे में एक और चीज़ भी शामिल है, खलानवर्दों के लिए मरीख पर रहने के काबिल जगह बनाने का मंसूबा भी शामिल है। तो चांद पर भी घर बनेंगे और मरीख को भी काबिल रिहाइश बनाया जाएगा। और बेसिकली ये मंसूबा अभी ज़ाहिर है इब्तदाई मराहिल में है और आइंदा दिहाई तक इसकी शक्ल में काफ़ी तब्दीली भी मुमकिन है, लेकिन ये है कि इस पर काम शुरू कर दिया गया है। अमेरिका का शहर है ऑस्टिन, वहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है आइकॉन। बेसिकली ये कंपनी है जिसके साथ नासा ने मुआहिदा किया है और ज़मीन पर बड़ी इसकी 3D प्रिंटिंग में महारत है। और अब ये अपनी महारत को इस्तेमाल करते हुए जो है वो बड़े ज़बरदस्त घर बनाते हैं। यहाँ पर इनके ये सिस्टम है दी वॉल्कन, उसकी मदद से ये बहुत ज़बरदस्त पुरतायुश घर बनाती है। ये कंपनी टेक्नोलॉजी, सीमेंट, मिट्टी और पानी के मुरक्कब को बेसिकली ये एक धागे की शक्ल देते हैं और ये धागा बतौर स्याही प्रिंटर से बाहर आता है। तो घर के जितने भी हिस्से होते हैं जैसे कि दीवारें, छत वगैरह, ये अलग अलग प्रिंट की जाती हैं, बाद में इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है। ये 3D प्रिंटिंग का ये मैकेनिज़्म है। तो इस हवाले से मगरबी जो टेक्सास है उसका एक सहरा है, वहाँ पर 3D प्रिंटिंग से बनाया हुआ एक घर जो है वो 48 घंटों के अंदर घर तैयार किया है इन्होंने और इस टेक्नोलॉजी का इन्होंने इस्तेमाल किया। और 2018 से ये घरों की 3D प्रिंटिंग करती है ये कंपनी, इनका बेसिक काम ही ये है। और शुमाली ऑस्टिन में ये 100 से ज़ायद घर बना चुके हैं। तो अब इनको ठेका मिला है, वो कहते हैं ना जी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे इनको हायर कर लिया गया है। अब ये चांद पे घर बनाएंगे। लेकिन चांद पे एक तरफ घर बनाना एक तरफ है, दूसरी तरफ ये कि अमेरिकी सदर जो है वो उसका जो पालतू कुत्ता है उसको निकाल दिया गया है वाइट हाउस से बाहर। अब वो क्यों निकाला है? सीक्रेट सर्विस एजेंटों और वाइट हाउस के अमले के अफराद को काटने वाला ये कुत्ता है। बेसिकली अमेरिकी सदर जो बाइडन का पालतू कुत्ता, इसका नाम है जी कमांडर। और इसको अब वाइट हाउस से निकाल दिया गया है। ये 2 साल का ये जर्मन शेपर्ड कुत्ता, इसको बस अब नामालूम मकाम पे भेज दिया गया। ये काट रहा था ना, तो इसको नामालूम मकाम पे भेज दिया गया। और ऐसे ही होता है, हुक्काम जो है उनका कहना यह है कि कमांडर जो है वो वाइट हाउस में नहीं है, जबकि अगले इक़दामात जो है उनका जायज़ा लिया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों बेसिकली वाइट हाउस का जो अमला था और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स थे, उनको भी काटने की खबरें आ रही थी। और 30 सितंबर को ये आखिरी बार वाइट हाउस में था और फिर उसके बाद इस कुत्ते को अब वहाँ से निकाल दिया गया। अमेरिका वैसे करता यही है, अमेरिका जो है वो जो भी उसके करीब होता है पहले तो उसको अपने घर में बुलाता है और फिर उसके बाद जिस तरह इस कुत्ते को बाहर निकाला है, फिर अमेरिका यही करता है सबके साथ, फिर बाहर निकाल देता है। ये पूरी अमेरिकी तारीख आप पढ़ लें, बड़े बड़े लोगों के साथ अमेरिका ने यही किया है, जो कि इस बेचारे कमांडर कुत्ते के साथ किया जा रहा है। तो बहरहाल ये तो एक सबलिमिनल मैसेज थी पॉलिटिकल बात में। वक्फा ले लेते, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जुम्मे का दिन है, फ्राइडे फिटनेस हमारा सेगमेंट है। अली रजा हमारे साथ मौजूद है, फिटनेस ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, कैसे? हाँ जी, तो आज भी हम एक्सरसाइज करेंगे और करनी चाहिए भाई रोज़ाना की बुनियाद पर। तो क्या सिखाएंगे आज आप हमें? आज जैसे कि फर्स्ट सेगमेंट हमने बाइसेप और चेस्ट का जिक्र किया था, तो अब जो है शोल्डर का होगा और बैक का होगा और स्पाइनल कॉर्ड इशू जो अक्सर बच्चों को शोल्डर, बैक, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जबरदस्त, बेहतरीन। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे कोई बच्चा है या बच्ची है, वो क्या करेंगे, 1 kg या 2 kg डंबल, इससे लाइट वेट से ही शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है। लाइट वेट से शुरू करने का ये है कि जब पानी की बोतल हटा देते जी पानी की बोतल जी शुरू करेंगे, बर्फ पट के पानी की बोतल रखते हैं हमेशा साथ में, हाँ। ताकि वर्कआउट करते रहे और साथ पीते हैं, ताकि अपना हार्ट बीट ऊपर ना जाए। तो क्या करना है कि हमने ये 1 kg लाइट वेट डंबल है, ठीक है, ये हमने लेना है। और फ्रंट शोल्डर हमने शुरुआत करनी है, फ्रंट शोल्डर, ठीक है जी। ये बहुत रिलैक्स मोड में नीचे लेके आना है और रिलैक्स मोड में ऊपर लेके जाना है। यहाँ कुछ बच्चे गलती ये कर रहे होते हैं, बिल्कुल सीधे ऊपर लेके जा रहे हो, स्पीड से नीचे लेके आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी। आपने बिल्कुल रिलैक्स कूल माइंड हो के अपने वालिदैन को अपने माइंड में रख के कि उनके लिए आप हीरो हो, स्टार हो, अपने फ्रंट शोल्डर लगाने हैं 10 रैप। फर्स्ट आपने 10 रैप लगाने हैं, नेक्स्ट आपने 12 रेपिटेशन और उसके बाद जो अपने 2
टू बढ़ा देने हैं। ये फ्रंट रेपिटेशन जैसे कंप्लीट होते हैं तो आप 30 सेकंड की सांस लेंगे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। ठीक है। सांस लेंगे, लड़के हैवी वेट उठाएंगे और वो सांस एक्सरसाइज करते हुए भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल लेनी है ना, सांस लेते रहा करें भाई, मैंने सुना है सांस अच्छी चीज होती है लेना। अक्सर बिल्कुल ऐसी है। तो अब क्या करना है, जैसे हम आपने फ्रंट लगाया तो फिर हैवी के साथ फ्रंट स्टार्ट कर देना है। अच्छा 30 सेकंड्स के बाद हैवी? जी बिल्कुल 30 सेकंड या 10 टू जो है ना 20 सेकंड के बाद जो इजी लगे तो आपने ये फ्रंट शोल्डर लगाना है। अक्सर क्या होगा कि अगर आप इस झुक के लगाएंगे तो वो भी सही नहीं है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, सामने को आपने हरकत देनी है और स्लोली नीचे आना है। ठीक है जी, इस तरह रेंज ऑफ मोशन इसका बरकरार रहेगा और आप अच्छे से ट्रेनिंग परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तो क्या करेंगी लड़कियों और लड़कों में, अब ये बता दें कि डिफरेंस क्या है। लड़के जो है वो इजी कर सकते हैं, लड़कियों को ज़रा बिल्कुल एहतियात से करना होगा ताकि उनके शोल्डर की कोई इंजरी ना हो। ठीक है जी, अब लड़के हैं इजीली फेज ऊपर करेंगे या लड़की फेज ऊपर ताकि आपकी डबल चिन का इशू ना हो। फेज ऊपर करके 8 रेपिटेशन, 1 गो, स्लो अप एंड स्लो डाउन, स्लो अप एंड स्लो डाउन, स्लो अप एंड स्लो डाउन। मगर क्या है कि इसी जो लड़का परफॉर्म कर रहा है मगर लड़की अलग तरीके से परफॉर्म करेगी। लड़की ऐसे आराम से नीचे बैठ जाएगी, ठीक है जी, आराम से नीचे बैठ जाएगी, ठीक है जी, यही चीज़ सामने रखेगी, ठीक है, फेस ऊपर रखेगी और साथ साथ उसने उठना है, ठीक है जी, नीचे बैठना है फिर ऐसे उठना है, ठीक है जी, ये गर्ल्स के लिए नीचे बैठना है ऐसे उठना है। इसके भी वही 8 रेपिटेशन 1 गो में करेगी तो ये बड़ी एक अच्छी एक्सरसाइज है और लड़के वो नॉर्मल आप बैठ के भी इजीली कर सकते हैं। और अब क्या है, लाइट वेट हमने लेना, लाइट वेट, फिर हमने इसी तरह साइड शोल्डर थोड़ा सा आप बिल्कुल रिलैक्स खड़े हो जाए, साइड शोल्डर 8 रैप, 10 रैप, 12 रैप जो इजी लगे बट लाइट वेट के साथ। ये आपके कौन से मसल को हिट करेगा? ये हमारे साइड शोल्डर को हिट करेगा। ठीक है जी, पहले हमने फ्रंट शोल्डर किया, फिर हमने अपर शोल्डर किया और फिर हमने साइड शोल्डर किया। ठीक है जी, गुड। और फिर इसी का एक वेरिएशन सेट है। फिर आप क्या करेंगे कि आपने हल्का सा सीधा रखना है डंबल को, स्लोली ऊपर लेके ना, फिर स्लोली साइड, अच्छा, फिर साइड होल्ड करके फिर आपने क्लोज लाना है, फिर इसी को ऐसे ऊपर ले जाना है आपने और फिर बिल्कुल स्लो नीचे ले जाना है। ये पूरे आपके शोल्डर पे बहुत बेस्ट इम्पैक्ट आएगा लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए। अब क्या करना है, जैसे आपने ये चीज शोल्डर परफॉर्म हो गया, इसी के आपने रेपिटेशन 3 सेट पूरे कर लेने हैं और साथ में मेंटली अपने को बिल्कुल रिलैक्स रखना है और पर डे ये ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। कोई भी आप एक मसल ले लें, पर डे आप हिट करें, वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। अब इसी तरह क्या करना है, जैसे मैंने ये हैवी वेट उठा लिया 2 kg स्पेशली फॉर बॉयज़, और ये क्या करेंगे, अब अपने फ्रंट शोल्डर लगाएंगे मगर इसको आके यहाँ होल्ड करेंगे। राइट साइड का होल्ड करना है, फिर लेफ्ट साइड वाले को ऊपर उठाना है। जैसे लेफ्ट साइड वाला होल्ड होगा फिर राइट साइड वाले को नीचे लेके जाए, फिर ऊपर लेके आना है। ऐसे राइट एंड लेफ्ट ये आप बहुत आपके लिए इजी वर्कआउट है और ये आप घर में परफॉर्म कर सकते 1 kg और 2 kg डंबल के साथ। ये आपका शोल्डर वर्कआउट बहुत आला। हर घर में ये 2-2 kg के डंबल तो होने ही चाहिए। ये टोटल 2 ये और 2 ये टोटल 4 का है या टोटल 2 का है? टोटल 2 का है। अच्छा जी, ऐसे आप टोटल 2 kg। ये ये तो बहुत हल्का है जी, ये हल्का आराम है, से कर सकते हैं जी बिल्कुल। बट ये क्या पर डे अपने एक्सरसाइज में हिस्सा बनाएं। कोई भी फैमिली का मेंबर है, छोटा बहन भाई बड़े बहन भाई, एक ही डंबल को बार बार यूज कर सकते हैं वो ट्रेनिंग में। ठीक है जी, ऐसे होल्ड देना है, होल्ड देने के बाद एंड स्लो डाउन। ठीक है जी, ऐसे होल्ड देना है और स्लो डाउन, होल्ड देना है एंड स्लो डाउन। ऐसे ये बहुत एक आला और वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। अब कुछ लड़कियों लड़कों को ये प्रॉब्लम है कि अगर वो बैठती हैं प्रॉपर या बैठते हैं तो वो सर झुका लेते हैं, ये गलत है। ये होता है, आपने मोबाइल पकड़ा, यूं करके बैठते हैं ना, ऐसे बैठा, अब मैं यूं बैठा हुआ हूँ जी सर, तो मोबाइल में देख रहा हूँ तो यूं हुआ हूँ। अब ये मेरी कमर जो है वो पीछे से ऐसे बिल्कुल कर्व हो जाती है। इतनी कर्व नहीं करें, कोशिश करें कि बिल्कुल मोबाइल को देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के देखें ताकि आपका सर्वाइकल इशू ना हो। और इसकी वजह से भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, जिसके से शोल्डरों का झुकाव वो मोस्ट लड़कियों लड़कों को होता है और बैक फैट गर्दन पे जमा होना शुरू हो जाता है गर्ल्स एंड बॉयज को, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो कैसे इस मसले को हल कर सकते हैं? जी, कमर की क्या एक्सरसाइज है? इस मसले को हल के कमर के एक्सरसाइज में क्या है कि लड़की हैं या लड़के हैं, अब इन दोनों ने क्या करना है, एक तो अपने पोस्चर को सीधा रखना है, मोबाइल यूज करना तो सीधे होके बैठ के यूज करना है। ठीक है जी, अब इसी तरह क्या करना है, अब बैक एक्सरसाइज है, जैसे हमने शोल्डर हिट किया था, हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे बॉडी को बेंड करना है, आर्च करना है, हल्का सा बेंड करना है और इसी तरह हल्का सा बाजू खोलना है।
Okay. ठीक है जी, ऐसे आपने स्लो डाउन, ऐसे अप एंड डाउन, ठीक है जी, ये आपका बैक मसल इजीली हिट हो रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा। बैक मसल इजीली, कमर सीधी रखनी है इसमें। बिल्कुल, कमर थोड़ी सी ऐसे बैंड करके, ठीक है जी, अपने नीज थोड़े से बैंड रखने हैं। ठीक, कुछ लोग ऐसे अगर झुकाव कर लेते हैं वो सही नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे फेस सामने रखना है, स्लो डाउन, स्लो अप एंड स्लो डाउन, ओके। ऐसे ऊपर देके लॉक करना है, लॉक करने के बाद आपने बिल्कुल स्लोली परफॉर्म करना है, ठीक है जी। अच्छा। इसके आपने 10 रेपिटेशन 1 गो लगाने हैं, ये बैक एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अब लड़कियों को प्रॉब्लम ये है, जो लड़कियां परफॉर्म नहीं कर सकती, अब वो स्टार्ट कर लें, क्या करें, वो बिल्कुल झुके, अपने हाथों से करेंगे इसे। अच्छा, वेट ना पकड़े, वेट ना पकड़े, अपने हाथों से करें, क्योंकि जो लड़कियां हैं हमने उनका फैट कम करना है। अगर वही हाई वेट लगाएंगी तो उनका मसल बनना शुरू हो जाएगा और वो बॉडी बिल्डर हमने उनको नहीं बनाना। लड़कियां स्लिम स्मार्ट जी, तो ऐसे हमने 12 रैप 1 गो, 12 रैप 1। सही है, पोस्चर वही है, बस लड़कियां जो है वो डंबल्स। और अगर ये भी नहीं परफॉर्म कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही भाई, ये भी नहीं कर पा रही, ऐसी कैसी लड़की है? नहीं, लड़के देखिए ये क्या बात हुई इतनी तो क्या करें, वो इजीली बिल्कुल रिलैक्स होके ऐसे हल्का सा फेस सामने रखेंगी, ठीक है जी, फेस सामने रखेंगी तो और क्या करेंगी, हल्का सा ऐसे लेट जाएंगी। जैसे उन्हें लेटना है तो पुशअप में जी आपने फेस को सामने रखना है, अपने हाथ ऊपर उठाने और ऐसे ऊपर लेके आना हाथों को, ठीक है जी। 1 and 2 ऐसे ये 10 रेपिटेशन 1 गो में करने हैं। फेस सामने रखना है, फेस सामने का फायदा ये होगा कि आपका डबल चिन नहीं रहेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा कर लें और आपने ऐसे परफॉर्म, पाँव जमीन पे नहीं लगा हुआ होगा, पाँव जमीन पे ना लगे हो, ठीक है, घुटना जमीन पे है, पाँव जमीन पे। अगर बैक फैट है गर्ल्स के तो वो क्या करेंगे, ऐसे बैंड करेंगे, ठीक है, बैंड करके हाथों को ऊपर रखिए और लेग को भी नीचे लेके हाथों को भी आगे लेके आएंगे। ये भी बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशली फॉर लड़कियों के लिए। ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, आप घर पे विदाउट एनी वेट आप कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा। ये तो कर लोगी ना लड़कियों? हाँ, तो ये बिल्कुल करनी होगी। अगर ये करेंगी परफॉर्म तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और स्पेशली जो लड़के हैं, ये 100 पुशअप लगाने वाले ऐसे लड़के हैं। 100 पुशअप तो बहुत होते हैं। 100 पुशअप इसलिए ऐसे वो लड़के लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोग बड़े हो गए हो, वालिदैन का जो एक अपने बच्चे से उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। बिल्कुल। अब हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह करम है कि जैसे हम बड़े होंगे तो हमें हर ओहदे पे हम ही लड़कों ने जाके बैठना है। हाँ, ये भी है, लड़कियां बेचारी ये रोती रहती हैं कि हमें आगे नहीं आने देते, उनको भी आगे आने दो भाई, सही बात है। हाँ जी, लड़की हैं या लड़के हैं, वो कोई किसी भी ओहदे पे, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो आर्मी, चाहे वो एयरफोर्स है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सीट्स उनका वेट करती हैं कि जो पुराने हैं जिन्होंने वतनी अजीज को टाइम दिया वो रिटायर्ड होकर घर जाएंगे और वो नए लोग आएंगे, बिल्कुल सही, और नए लोग आके वतनी अजीज को संभालेंगे। वो 15 साल से लेकर 20 साल का कोई बच्चा है, प्लीज़ 100 पुशअप परफॉर्म करे। यकीन कीजिएगा जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है और आपकी बॉडी और आपके वो नजर आ जाएगी दूर से कि वाकई तो अगर एक शख्स पहली मर्तबा 15 साल का कोई बच्चा है वो पुशअप लगाने जाएगा, उससे नहीं होगी पुशअप, ठीक है, पहली मर्तबा शायद वो 1 कर सके, कभी 1 भी नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो 1 से 100 तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? मैं उसमें भी कुछ परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। हाँ, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया है ना। जैसे ये पुशअप लगाना है तो जो बच्चे हैं, जो लड़के, अब लड़कों आप लोगों की इज्जत की पे बात आ गई है। ये लड़कियों को कहते थे, मगर लड़के अब क्या, मैं क्या सुन रहा हूँ सर, ये प्लीज ऐसा ना हो। लड़कों तुम लोग इंसान बनो। आप लोग क्या करोगे, इसी तरह बॉडी की हल्की सी आर्च बनाओगे, पुशअप लगाने के, नीज को नीचे बैंड करोगे, फिर दोबारा ये पुशअप यहाँ, ये आपका स्टार्टअप हो जाएगा, ये स्टार्टअप हो जाएगा। अच्छा, ये पाँव जमीन पे रख के कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करें, आपका स्टार्टअप हो जाएगा, ठीक है जी। ये इससे क्या होगा कि आपको शुरुआत इसी में, मगर कोशिश करेंगे कि 5 to 10 डेज में इसको परफॉर्म करें। अगर नहीं कर पा रहे, पापा के फेस को सामने रखो, जिस बाप ने पाल के आपको बड़ा किया उसके फेस को सामने रखो, उनसे आपको बहुत उम्मीदें हैं और उनकी उम्मीदों को आपने लेकर चलना है। तुम चाहे पापा की परी हो, चाहे तुम पापा के परे हो, ठीक है, तो जो भी हो पुशअप जरूर लगाओ, ठीक है जी, जबरदस्त। मैं भी तकरीबन 20 लगा लेता हूँ, ठीक है, लेकिन अब चूंकि वक्त हमारा खत्म हो गया है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ भी हमें जाना है, लेकिन पुशअप जरूर लगानी है भाई। अगली दफ़ा मैं जब आऊँगा ना तो मैं बताऊँगा मैं 20 से कहाँ तक आगे पहुँचा। 20-25 तक तो मैं चले जाता हूँ वैसे, लेकिन उसके बाद कहाँ तक जाता हूँ ये मैं देखूँगा, थोड़ा सा मजीद मुझे अपने आप को स्ट्रेच करना है। थैंक यू अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये नया सॉन्ग यारा आज रिलीज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई।
वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर आपने बुलाया आज मुझे। बिल्कुल ठीक सर, आप बताइए आप कैसे हैं? हो रही है 4 बजे, बड़ा जबरदस्त उसके हवाले से मुझे बुलाया आपने। मजेदार बीट है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी मजेदार बीट है। मुझे तो इसकी बड़ी वो दिल चाह रहा था मेरा कुर्सी पर बैठे बैठे थिरकने का, तो आप कितना थिरके हैं इसमें? ये एक्चुअली हमने बनाया है थोड़ा एक ऐसी शायरी है यारा की कि जो लड़का लड़की के लिए गा सकता है और लड़की लड़के के लिए गा सकती है। तो ये इंशाल्लाह आज 4 बजे रिलीज हो रहा है यारा, जिसको लिखा मैंने है, कंपोजिशन मेरी है, म्यूजिक कामरान अख्तर ने बनाया है और वीडियो सजील खान ने बनाई है, और इसको जज्बा एंटरटेनमेंट और मेरा चैनल जावेद बशीर म्यूजिक दोनों हम रिलीज कर रहे हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जितनी वेडिंग्स मतलब हो रही है ना इस सीजन में, ये उस पे इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह के बगैर काम ही नहीं चलता। हाँ। तो इंशाल्लाह सब पे चलने वाला है गाना, सब सुनेंगे। ये खुशी का गाना है। मैं कहता हूँ जो इस वक्त मुल्की हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा गाना है। इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे सारे। ओके, जबरदस्त। तो ये मुझे बताएं कि इस गाने में जो शायरी है वो आपने की है, कहना क्या चाह रहा है? एक यार दूसरे यार से क्या कहना चाह रहा है, क्या बात कर रहा है? एक्चुअली ये 4 बजे रिलीज होगा, तो शायरी तो मैं उस वक्त ही वो ज़ाहिर डिस्क्लोज होगी, क्योंकि हम 2-3 हफ्ते से इसका चलाते आ रहे हैं टीजर और प्रोमो चलाते आ रहे हैं। तो एकदम फिर अभी सरप्राइज रखा है। अच्छी शायरी है, सूफी शायरी है, लेकिन इसमें जो जिसकी बीट है वो डांस बीट है। तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत बहुत महसूस होंगे। मैंने वैस भाई तकरीबन कोई 13 नाम जब्दी फिरा आया था ना मेरा गाना कॉकटेल में, कॉकटेल मूवी में, तो उसके बाद मेरा ये पहला सॉन्ग है जो मतलब डांस बीट सॉन्ग है। अच्छा, अब इस डांस बीट के साथ आपने अलाप को भी कंबाइन कर दिया। जो हमने टीजर देखा उसके अंदर हमें शुरू में बड़ा ज़बरदस्त ये अलाप, और जाहिर है जब आप क्लासिकल सिंगिंग की बात करते हैं तो उसमें आपकी ट्रेनिंग और आपका जो रियाज है वो फ़ौरन सामने आ जाता है जब आप इस तरह अलाप करते हैं और ये जो हरकतें कर रहे होते हैं। तो उस अलाप को पॉप म्यूज़िक के साथ कंबाइन करना ये बड़ा एक ज़बरदस्त तजर्बा है। ये तजर्बा कितना यूनिक और कितना मुश्किल होता है? आप सही कह रहे हैं कि जाहिर एक उसका एक जो डांस बीट होता है या कोई भी सॉन्ग होता है उसका एक जॉनर होता है। उसको वैसे तो उसमें सरगम लाना मतलब या सरगम कहना एक थोड़ा सा है, तो है चैलेंज तो है, लेकिन अगर आप उसमें सीखे हुए हों, रियाज किया हो, मेहनत की हो, बुजुर्गों की खिदमत की हो, बड़ों का कहना माना हो, तो फिर आप उसमें उनकी दुआओं की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी की वजह से आप उसमें ऐड हो सकते हैं। और इसको कहते हैं मिसाल के तौर पे लयकारी भी बोलते हैं। लयकारी होती है कि आप एक बीट के साथ, जिस तरह ये बीट है, इस बीट के साथ आपने खेलना है सरगम फिलबती, जो आपने सोची नहीं है लेकिन वो आपके अंदर से आ रही है और यानी एकदम दिमाग में आती है और एकदम आप अपने गले से निकाल रहे हैं। वो बहुत करते हैं। तो उस जुगलबंदी के अंदर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ फिलबदी बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो ये अपने साथ फिलबदी करने वाला मामला है। हाँ जी, फिलबदी यही होता है ना कि आपके दिमाग में जो आए, लेकिन वो ऐसा परफेक्ट हो कि जिस तरह मैंने यारा में किया ना, मतलब सा सा रे गा पा गा रे 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 गा बा नी बा गा 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 बा नी सा नी बा सा नी पा गा बा गा रे सा 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 रे गा बा रे गा रे 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 गा बा नी गा बा गा 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 पा नी सा पा नी पा सा नी नी बा गा गा रे 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 यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा। तो इसी तरह वो एक जो फिलबती चीज होती है वो अगर आप किसी भी टेम्पो में, किसी भी लय में, ताल में कहते हैं तो वो बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है। ज़बरदस्त, वाकई बिल्कुल। अच्छा, एक अब जैसे आप इतने अरसे से मौसीकी का जो जादू है वो बिखेर रहे हैं, दुनिया भर में आपने ये काम किया, लेकिन जब एक नया सॉन्ग रिलीज़ कर रहे होते हैं तो उसका स्ट्रेस
ज़बरदस्त जी। तो बस हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, 4 बजे आज शाम को देखेंगे, ट्यून इन होंगे और आपका ये ज़बरदस्त गाना सुनेंगे और डेडिकेट भी कर देंगे किसी को, क्योंकि ज़ाहिर है गाना आया तो डेडिकेट करना चाहिए लोगों को। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और इनका नया सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है यारा, आज शाम को 4 बजे जावेद बशीर म्यूज़िक ऑफिशियल इनका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप देख सकते हैं। थैंक यू जी नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो दुनिया है वो स्कूल से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तलबा तालिबात एक नए माहौल में आते हैं, अब ज़िंदगी की वहाँ पर उनकी बुनियादें रखी जाती हैं और तालिब इल्मों को निस्बतन एक आज़ादी मैसर होती है। अब कहते हैं नया नया अब जो है वह मैं आज़ाद हुआ हूँ, स्कूल की बंदिशें ख़त्म हुई हैं, टीचर डांट नहीं सकता, मुझे क्लासेस बंक आसानी से कर सकता हूँ मैं। आपके ऊपर एक जवानी का और कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का एक नशा होता है जो छाया हुआ होता है। अब ये चीज़ आपको संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। बहुत सारे तालिब इल्म अपने ख़ानदान में यूनिवर्सिटी में जाने वाले पहले फ़र्द होते हैं, तो और वैसे भी पाकिस्तान की आबादी का 1% हिस्सा ही है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर पाता है। तो अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी का माहौल समझने में तलबा का काफ़ी वक्त सर्फ होता है, और अगर उन्हें पहले से रहनुमाई मिल जाए तो कई मसाइल से वो बच सकते हैं। एक आर्टिकल मैंने देखा जिसका नाम था जी वेलकम टू कॉलेज एंड अडल्टहुड, और ये आर्टिकल लिखा है एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा, और इस आर्टिकल में उन्होंने तलबा और तालिबात के बड़े मसाइल हल कर दिए। अब ये आर्टिकल कहता क्या है, क्या मामला होना चाहिए कि जब आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं और कैसे उनसे डील किया जाए, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक ठाक। सही डिफाइन किया मैंने आपका आर्टिकल, कुछ इसी बहुत तरह अच्छा। अब तो सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं रही। फिर शुरू करते, फिर सवाल के बगैर शुरू करते हैं। तो बुनियादी तौर पर जब हम स्कूल से कॉलेज जाते हैं तो ये तो एक इशू होता है कि अब आप अपने आप को नया नया बड़ा समझने लगते हैं, ट्रांजिशन होती है, एंड यू फील दैट आप वो केज्ड एनवायरनमेंट में नहीं है, अडल्टहुड में एंटर हो गए, व्हिच इज अ डबल एज्ड सॉर्ड। बिल्कुल। तो अब क्या क्या इश्यूज बुनियादी तौर पर आपने स्टडी किया और इस आर्टिकल में क्या आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया? जी बहुत शुक्रिया वैस। देखें जैसे आपने कहा कि आर्टिकल के अंदर बेसिकली 2 बड़ी बातें की गई हैं। एक तो ये पहली बात जो आप खुद कह चुके हैं कि आपकी ज़िंदगी का मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांजिशंस दैट यू मेक, कि आप एक वो जो चाइल्डहुड या जो आपको स्कूल के इन्वायरमेंट और बच्चा समझा जाता था, वहाँ से आप अब 18-19 साल के हो चुके हैं, आप अडल्टहुड में एंटर हो गए हैं। तो एक तो वो जैसे आपने कहा कि उसके साथ आज़ादी का, इंडिपेंडेंस का एहसास होता है, लेकिन आपको पता है कि जब आपके पास इंडिपेंडेंस आती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो एक तो बहुत बड़ी मेजर शिफ्ट इस ट्रांजिशन के वजह से आपको जिसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है वो ये है कि नाउ others are not responsible for your success. सही। आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल्स, आपके टीचर्स, अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर सक्सेस इज योर ओन। तो वो आपने एक्सेप्ट करनी है। बहुत दफ़ा देखें ये देखा गया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज लाइफ के अंदर जाते हैं वो ये अभी भी ये समझते हैं कि अगर हमारा कोई फैकल्टी मेंबर अच्छा नहीं है तो स्कूल की तरह हम ये शायद कह सकते हैं कि मेरे तो उस्ताद ने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप बड़ी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ देख लें, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ बड़े रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं और वो अच्छा नहीं पढ़ाते। लेक्चर स्टाइल होगा, कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की एंगेजिंग एनवायरनमेंट नहीं होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उसको एज एन एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है, आपने सेल्फ डायरेक्टेड तरीके से कैसे पढ़ना है। यूनिवर्सिटी क्या सेल्फ लर्निंग का नाम है, या टीचर का जो यूनिवर्सिटी का टीचर होता है उसका बुनियादी काम क्या होता है? वो हमें पढ़ाने आता है या वो हमें बस एक डायरेक्शन दिखाने के लिए आ जाता है, बाकी काम फिर हमने करना है? देखिए दोनों चीज़ें हैं। ऑब्वियसली आपको वहाँ पर जो प्रोफेसर्स रखे हुए हैं वो देयर नॉलेजेबल पीपल, देयर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, तो वो उनका ज़रूर ये काम है कि वो आप नॉलेज के साथ आपको फेमिलियराइज करें आपके सब्जेक्ट एरिया में। उनका काम बहुत हद तक ये भी है कि वो आपके अंदर ऐसी स्किल्स, ये तो स्कूल्स का भी काम है कि ऐसी स्किल्स इनकलकेट करें जो आपको फिर वो सेल्फ डायरेक्टेड या वो सेल्फ लर्नर बनाएं। जैसे हम कहते हैं ना कि एकेडमिक स्किल्स तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको तैयार करती हैं
टू कीप लर्निंग ऑन योर ओन। जैसे कि आपको रीडिंग की आदत है या नहीं, आपको रीडिंग करनी आती है या नहीं, बेसिक रिसर्च स्किल्स हैं या नहीं, राइटिंग स्किल्स हैं या नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या नहीं, एनालिटिकल सिंथेसिस की स्किल्स, यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट मेक यू अ सेल्फ लर्नर। तो किसी हद तक काम है ज़रूर कॉलेज लेवल पे भी या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी प्रोफेसर का, लेकिन अजम्पशन ये होती है कि ये स्किल्स आप सीख कर आए हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद ये सीखेंगे। तो उसका ओनर्स आप एट द एंड ऑफ द डे अगेन प्रोफेसर पे नहीं डाल सकेंगे। तो आपका सवाल का जवाब बेसिकली। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ होती है कि कौन से इश्यूज फेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो नए स्टूडेंट्स जाते हैं, किस वजह से वो अपने रास्ते से हट सकते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या इशू होते हैं ज़्यादा? मेरा अपना ये ख्याल है कि स्टूडेंट इस स्टेज पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि दे शुड यू नो दे कैन स्केट थ्रू द 4 years डूइंग द बेयर मिनिमम। ये 4 साल ऐसे हैं जो आपको अगली लाइफ के लिए, आपकी असल अडल्ट लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बेयर मिनिमम सिर्फ क्लास में अटेंडेंस करके या अपना एक GPA मेंटेन करके आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप सक्सेसफुल रहेंगे हमेशा के लिए। आपको अगर एज चाहिए अपने पीयर्स के ऊपर या आपने कम्पीट करना है इन द रियल वर्ल्ड, तो आपको उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये ज़्यादा क्या है? हाँ। वो जिसका मतलब बेसिकली 2-3 चीज़, और प्रिपेयर्डनेस उसमें बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, एक तो ये चीज़ है कि अपनी एकेडमिक साइड को आप बड़ा स्ट्रेंथन करें, जिसमें हमने कहा कि क्लासरूम में तो जो आपने काम करना है वो ज़रूर करें। फॉर इंस्टेंस 2-3 चीज़ें मैंने आर्टिकल में मेंशन की हैं, कुछ और मैं इन एडिशन टू दैट मेंशन कर देती हूँ कि ऑफिस आवर्स होते हैं प्रोफेसर्स के। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स के ऑफिस आवर्स हैं, उनको इस्तेमाल करें, जिसका मतलब ये होता है कि एक तो क्लासरूम में उन्होंने आके पढ़ा दिया, लेकिन 2-4 घंटे वीक में ऐसे होंगे जहां पर ओपन ऑफिस आवर्स हैं, आप जा सकते हैं। चिपक जाए उनसे, लेकिन चिपकना नहीं है, उसके भी एटिकेट्स हैं, उसके भी एटिकेट्स हैं। देखिए, अगर आपने जाना है ना, आपने इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना कि शायद अब जाके मैं इनसे रैंडम कोई बात करूंगा या मैं ऐसी बात करूंगी बहुत ही जेनेरिक, बड़ी स्पेसिफिक मौसी के साथ, ताकि उसका भी वक्त जाया ना हो। और थोड़ा इस तैयारी के साथ जाएं, थॉटफुलनेस के साथ जाएं कि आप टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ें, आप अपने प्रोफेसर पे इंप्रेशन छोड़ें कि आपने पहली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। नाउ देयर वेरी स्पेसिफिक पीसेस जहां पर आपको हेल्प की जरूरत है, और उस पे जाके आप पूछें। अब मैं ये भी कहूंगी कि ऑफिस आवर्स को सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज ना करें जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं। ऑफिस आवर्स को आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, करना चाहिए। अगेन बी स्पेसिफिक, उसमें भी एटिकेट्स है। फॉर इंस्टेंस मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगी जो बहुत यूजफुल है। अच्छा, हम एक कॉलर भी हमारे साथ है, वो भी ले लेते हैं ताकि उनके भी कुछ सवाल आ जाए, फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं। जी, निगाह में हमारे साथ कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, क्या सवाल? सर, सवाल नहीं है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें कॉलेज लाइफ के हवाले से डिस्कस करना चाहूँ। बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स की लाइफ ऐसी होती है कि जब वो स्कूल से निकलते हैं या यूनिवर्सिटीज के लेवल पे जाते हैं, तो कॉलेज में कैरियर प्लानिंग ना होने की वजह से उन लोगों को आगे बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। ओके, ठीक है। ना सिर्फ टीचर, ना सिर्फ पेरेंट्स, मतलब ये पूरे एक डिपार्टमेंट या पूरे एक एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए कि आपने बच्चों को एक स्पेसिफिक कैरियर के ऊपर गाइड करना है। ठीक है, गुड पॉइंट। मेडिकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जाने वाले बच्चों का सबका रुझान मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ नहीं होता। तो कोई कॉलेज में जाता है तो उसको कम से कम उसके रुझान के मुताबिक ये प्लानिंग उसको देनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में ये चीज बिल्कुल लैकिंग है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू निगम जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं इसको वो करती हूँ, अपने टच करती हूँ अपने आर्टिकल में, लेकिन आई वुड एक्चुअली लाइक टू बिल्ड ऑन व्हाट शी सेड। बहुत अच्छा कमेंट है एंड शी इज़ वेरी राइट। स्लोली एंड ग्रेजुअली अब हमारे कैंपसेस पे भी थोड़ा सा, वैसे तो देखा जाए तो स्कूल के लेवल पे भी एकेडमिक और करियर काउंसलिंग किसी हद तक होनी चाहिए इवन बिफोर यू एंटर द यूनिवर्सिटी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे थोड़ी सी रिकग्निशन आ गई है कि हमने स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज ऑफर करनी है। तो सिर्फ एकेडमिक साइड नहीं, लेकिन वो जो दूसरी साइड है उसको भी बिल्ड करना है, ताकि ताकि ये अडल्ट, ये स्टूडेंट जो है ये बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सके फॉर देयर फ्यूचर। तो अब करियर काउंसलिंग सेंटर्स, करियर गाइडेंस के सेंटर्स मुख्तलिफ कैंपसेस ने खोल लिए हैं। कुछ जगहों पे इनकी क्वालिटी, इनकी सर्विसेज आपको मयार के मुताबिक मिलेंगी, कुछ जगहों पे ये अभी एक इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं। लेकिन मेरी ये सजेशन होगी स्टूडेंट्स को कि फेमिलियराइज योर सेल्फ विद दीज सर्विसेज। बहुत दफ़ा ये होता है आप 4 साल कॉलेज के गुजार लेते हैं, आपको ये नहीं पता चलता कि आपके कैंपस पे ये सर्विस अवेलेबल है। ओरिएंटेशन पे आके बताते हैं, आपको बताया जाता है, लेकिन उस वक्त आप सुनते नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते। तो बट दिस शुड बी ऑन योर एजेंडा कि आपने यूनिवर्सिटी में जाना है।
पहले 6 महीने के अंदर, अगर उससे पहले नहीं, तो आपने फेमिलियराइज करना है अपने आप को कि आपके कॉलेज के अंदर आपके पास एकेडमिक सर्विसेज कौन सी अवेलेबल हैं, करियर गाइडेंस की सर्विसेज कौन सी अवेलेबल हैं, मेंटल हेल्थ वेलबींग रिलेटेड सर्विसेज भी अब अवेलेबल हो कॉलेज सिलेक्ट करते हुए भी आपको चेक वो भी करना चाहिए। आपके पास कई दफ़ा वो ऑप्शन होगी या अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो यू हैव एन ऑल्टरनेटिव। कई दफ़ा कुछ बच्चों के पास नहीं होगा, लेकिन जाकर एक दफ़ा ज़रूर आप ये पूछें इधर उधर से कि कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और उनको कैसे मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस के साथ आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो काम कर रही हैं उसमें आपको क्या क्या इश्यूज़ वहाँ पर नज़र आते हैं? क्योंकि मैं खुद एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ कराची में, कराची यूनिवर्सिटी। कहता मैं हूँ कि मैं यूके का पढ़ा हुआ हूँ, अच्छा, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो जाता है ना, ताकि ज़रा एक थोड़ा, लेकिन हम वी प्राउडली ओन दैट यूनिवर्सिटी। लेकिन माहौल, जब आप कराची यूनिवर्सिटी जाते हैं आप देखते हैं रेंजर्स के साए में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उसके बगैर पढ़ाई हो नहीं सकती, वरना स्टूडेंट यूनियंस और ये सारे हंगामे हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो एक बेसिक चीज़ है। बाहर की यूनिवर्सिटी में जब मैं जाता हूँ वहाँ देखता हूँ मैं माहौल ही अलग है। ऐसा लगता है कि हर शख्स सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने की जिंदगी में, उसके अलावा उसको कोई काम ही नहीं है शायद, बड़ा डिफरेंस, बहुत डिफरेंट माहौल है। तो हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मेजर इश्यूज़ क्या हैं? देखिए बहुत सारे तो देखिए क्वालिटी इज़ एन इशू। सबसे पहले तो देखें आप इसलिए जा रहे हैं ना कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्योंकि आपने अपने सब्जेक्ट एरिया में एक डिसिप्लिन के अंदर अपने आप को एक एक्सपर्ट बनाना है, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हमारा क्वालिटी का इशू है, हमारा करिकुलम किस तरह का है, अपडेटेड है या नहीं, उसके अंदर स्किल्स जिस तरह हम कहते हैं कि अब इट्स नॉट जस्ट द नॉलेज बट ऑल्सो द स्किल्स, वो आपको मिल रही हैं या नहीं, आपकी डिग्री जो है वो आपको प्रिपेयर कर रही है फॉर द रियल वर्ल्ड और नहीं। वो बहुत बड़ा एक आपको पता है कि एक कह लें क्रिटिसिज्म है कि कोई बहुत बड़ा गैप है बिटवीन व्हाट यू आर लर्निंग एंड व्हाट्स बीइंग प्रैक्टिस्ड। एग्जैक्टली, तो वो क्वालिटी के हवाले से वो करिकुलम में गैप है, आपके जो पढ़ाने वाले हैं उनकी क्वालिटी में थोड़ा सा गैप है, लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते, वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि सिर्फ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस तरह पढ़ाते हैं, बच्चे को कैसे इंगेज करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका चलें एक एकेडमिक साइड से रिलेटेड चीज़ आ गई। फिर वही चीज़ सर्विसेज, हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता सर्विसेज अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं बट नॉट इनफ। स्केल नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि लोग नहीं है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मसला क्या है? फाइनेंसेस का मसला। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। अच्छे लोग भी आपको तब मिलेंगे जब आप उनको कोई इंसेंटिवाइज कर सकेंगे, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे उनके काम के अंदर। सो ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं हमारे स्टूडेंट्स को। एकेडमिक साइड के अलावा सोशल साइड जो कैंपस की हमें पता है बहुत ज़रूरी होती है। बहुत रिसर्च है जो कहती है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए इन दीज 4 years ना सिर्फ एकेडमिक इंटीग्रेशन की ज़रूरत है बल्कि सोशल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि आउटसाइड द क्लासरूम आपको क्या एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। सो को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्टूडेंट क्लब्स हैं या नहीं, स्पोर्ट्स है या नहीं, और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ या सोसाइटीज़ हैं जो आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करती हैं जो आपको क्लासरूम में नहीं मिल रही होती। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ अगर पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करें, और जब वो निकलते हैं बाहर तो उनका क्या क्वालिटी होती है? देखिए एक्सपेक्ट तो आप अनफॉर्चुनेटली जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, डिपेंडिंग ऑन आप मुल्क के कौन से एरिया में रहते हैं, आप किसी और शहर में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, किसी और मुल्क में पढ़ने के लिए जा सकते हैं या नहीं। आपकी बहुत सारे बच्चों की के लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो सकती हैं। तो जनरली स्पीकिंग मैं आपको ये कहूँगी कि देखें अगर तो आपके पास ऑप्शन है तो बिल्कुल पहले देखें कि कैंपस लाइफ आपको क्या ऑफर करती है, और अपने जो आपके लिए बेटर फिट है, चाहे वो कोई हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी ना हो, लेकिन आपको अपने लिए अच्छी फिट लगती है, आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पर आप फ्लरिश कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है तो जाहिर है एक्सपेक्ट तो आप वही करें जो वहाँ पर अवेलेबल है, वही आपको मिलेगा। लेकिन देखें याद रखें अब आप अडल्ट हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने खुद भी कुछ मेहनत करनी है। सो लुक फॉर रिसोर्सेज आउटसाइड ऑफ योर कैंपस टू, जिसका फिर तरीका ये है 2-3 चीज़ें मैं प्रैक्टिकली कहूँगी। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आर्टिकल में भी कहा है, फॉर स्टार्टर्स लिंक्डइन के ऊपर जरूर अपना प्रोफाइल बनाएं। आपने कोई जॉब स्टार्ट नहीं करनी है, टिप्स आ गई, ये टू डू है, हाँ टू डू है, जो 2-3 चीजें आप जरूर हर कोई कर सकता है। सो लिंक्डइन के ऊपर एटलीस्ट एक प्रोफेशनल, आपको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जरूर अपना प्रोफाइल बनाएं। अब वो प्रोफाइल बनाने के भी एटिकेट्स हैं, अगर आप एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि एक प्रोफेशनल अच्छा इंप्रेशन छोड़ने वाला लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होना चाहिए। उसमें फजूल तस्वीरें ना लगाएं, उस पर लड़कियों को मैसेज ना करें, उस पर
शदीद मैसेजेस आते हैं, उस पर पॉलिटिक्स की बात ना करें, उस पर रिलीजन की बात ना करें, स्टिक टू योर प्रोफेशन। ये प्रोफेशनल है, आपने एक अपना बेस्ट फेस फॉरवर्ड रखना है, सो डू दैट। वो सबसे डोंट शाई अवे फ्रॉम सेंडिंग कोल्ड ईमेल्स। कोल्ड ईमेल्स का मतलब ये कि आप किसी को नहीं जानते हैं आउटसाइड ऑफ योर कॉलेज, आप शर्माए मत। इंडस्ट्री में कोई बंदा है, आपका फेवरेट राइटर है, आपका फेवरेट प्रोफेसर है जिसने कोई बुक लिखी है, कोई राइटर, कोई और बंदा है जो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, सेंड देम इन ईमेल। अच्छा, कोल्ड ईमेल का मतलब है कि आप उस बंदे को पहले से नहीं जानते, इट फील्स ऑकवर्ड, मैं इसको कैसे लिखूं, मुझे शर्म आ रही है, बट डोंट शाई अवे। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह, व्हाई इज इट ईजी फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स टू डू दैट देन माई सेल्फ। मेरे लिए शायद वो इतना आसान नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा ऑकवर्ड है वो, इसलिए क्योंकि एवरीवन वांट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स। हाँ, वो एक जज्बा होता है, वो एक जज्बा होता है, आपको होता है कि अच्छा एक कॉलेज, क्योंकि वो आपको इट मेक्स यू फील गुड योर सेल्फ टू, कि मैं किसी की हेल्प, मैंने किसी की लाइफ में मदद की है। सो डोंट शाई अवे। लेकिन अगेन मैं जैसे कहती हूँ, हर चीज़ का एक एटिकेट होता है। सो डोंट सेंड ईमेल्स दैट आर इम्पोलाइट, एंटाइटलमेंट शो ना करें। मेरे पास एक एग्जांपल है, एक ईमेल की, एक स्टूडेंट ने 2-3 दिन पहले एक बाहर के प्रोफेसर को, वो किसी तरह मुझे वो ईमेल नज़र आ गई, वो ईमेल की है और उसके अंदर वो मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं और वो कहते हैं कि मैं स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ, मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इस स्कॉलरशिप के लिए, ये इतनी छोटी छोटी लाइंस हैं। और फिर ये कि इस स्कॉलरशिप के लिए मुझे एक एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है, you will send me the acceptance letter because you are my PhD supervisor. वाह वाह वाह। So this is the email. So listen, no one owes you anything. Exactly. आप entitlement, अच्छा ये बात नहीं है कि वो उसकी गलत नियत होगी या वो, but वो communication skills नहीं है, communication. So learn skills, एटिकेट लर्न करें, किसी को आपने किस तरह से ईमेल करनी है, एंड देन सेंड आउट दोस ईमेल्स। बाहर वाले जो है बड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। लोग हमेशा रिस्पॉन्ड करेंगे इफ दे थिंक कि यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ कोई इंटरेक्शन करनी चाहिए। लेकिन अगर ऑफ पुटिंग, अनप्लेजेंट आप इस तरह की कोई चीज, तो कोई ओ नहीं करता ना। यूर अडल्ट, देयर एडल्ट्स, आप वो ओ नहीं करते आपको। सो ये जरूर करें। अलमनाई नेटवर्क्स तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। रीच आउट टू पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। बहुत छोटी सी जल्दी से एग्जाम्पल, अगेन क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करती हूँ, आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। 1-2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद की एक बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उनका एक कैंपस एक थोड़े फार फ्लंग जिसको हम कहते हैं एरिया में है। वहाँ से एक स्टूडेंट ने, अच्छा पहले उसने ये नहीं देखा कि मेरी पेरेंट यूनिवर्सिटी मुझे कोई फंडिंग या फाइनेंशियल एड ऑफर करती है, नहीं, लेकिन बच्चे को ज़रूरत थी उस सेमेस्टर की फ़ीस पे करने के लिए। किसी तरह उसे पता चल गया कि UAE में उनके यूनिवर्सिटी का एक अलमनाई चैप्टर है, तो ही रोट टू देयर प्रेसिडेंट एंड ही आस्क्ड फॉर देयर सेमेस्टर का वो पैसे। अब वो प्रेसिडेंट ने वापस लिखा कैंपस को कि क्या ये आपका स्टूडेंट है और जेन्युइन केस है। तो वो जो वहाँ पर बैठी हुई थी स्टूडेंट अफेयर्स की, जो उन्होंने कहा कि ये अगर बच्चा हमें अप्रोच करता तो हम शायद इसको फुली फंड करते। हमारे पास इस तरह के बच्चों को फाइनेंसेस देने की प्रोविजन है, हम इसको शायद पूरे 4 साल फंड कर देते, तो आप इसको मेरे पास भेज दें। लेकिन खैर वो कम पैसे थे उनके लिए, UAE के प्रोफेशनल्स थे, दे रेज द मनी एंड सेंड इट बैक टू देम। सो रीच आउट टू योर अलमनाई नेटवर्क। तो वो नेटवर्क आपको ना सिर्फ अभी इंटर्नशिप की के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है, कभी कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी निकलती है, वैसे ही इट्स गुड फॉर यू टू बिल्ड योर नेटवर्क। ये एक और चीज़ है जो मैं आर्टिकल में कहती हूँ, बिल्ड योर नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। एक किताब भी है बहुत मशहूर। तो और उसका मतलब ये है कि बेसिकली रिमेंबर दिस, आप जितने ऑथेंटिक पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स कॉलेज में बनाएंगे, आप शायद ज़िंदगी के किसी मौके पे नहीं बना सकेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब आपके साथ बड़े ब्रिलियंट माइंड्स काम कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो आपके साथ ग्रो कर रहे हैं। They're facing the same आगे जाकर कहीं ना कहीं बड़ी जगह मेरे और आपकी स्टेज पे ना आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि आपके साथ ये दोस्त इसलिए बन रहा है बिकॉज दे वांट टू गेट एन एडवांटेज। वो दोस्तियां उधर ही बनती है कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में। सो मेक दोज रिलेशनशिप्स, बिकॉज वही लोग वापस आएंगे आपके पास जब कोई अपॉर्चुनिटी होगी, वही लोगों के पास आप जा सकेंगे व्हेन यू नीड हेल्प। तो क्या ये काम करने से ये जो एक गैप है पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, कि जी वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए सेमेस्टर की फीस है, और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो 20-25 हज़ार रुपए पूरे साल के आपसे ले रही है, वो जो गैप है, क्या ये काम करने से किसी हद तक ये गैप फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा? बहुत हद तक अगर आप ये वाले काम देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, बेयर मिनिमम करते हैं। वो भी कभी ये नहीं देखेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी और क्या ऑफर करती है। सो मे बी दिल गेट, मे बी GPA उनका थोड़ा बहुत, क्योंकि अच्छा प्रोफेसर मिल गया या ज़्यादा प्रिपरेशन मिल गई,
19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इट्स दी अदर स्किल्स, इट्स दी एटीट्यूड जो कल को एम्प्लॉयर देखेगा और आपको एम्प्लॉय करेगा। एक बेसिकली ये है कि गुड एम्प्लॉयर्स लुक फॉर पीपल हु हैव गुड एटीट्यूड बिकॉज स्किल्स कैन बी टॉट। बिल्कुल, और वो तो आपको लर्न रीलर्न अपडेट करते रहना है थ्रू आउट योर लाइफ। सो बहुत हद तक बिल्कुल, और ये आदत आप अभी अपने अंदर डाल लेंगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अडल्ट हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज गोइंग टू सर्व यू, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। ये है जी की सेंटेंस की टेक अवे। अगर आपने अपने हाथ में अपनी चीज़ें जो है वो ली, अपने मामलात लिए और ये जो टिप्स दिए हैं हमें उन पर अमल किया, तो फिर आप देखें कि कामयाबी जो है वो उस तक उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा आसान जो है वो ज़रूर हो जाएगा। बाकी हार्ड वर्क वो तो हर जगह बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। एक ज़रा ख़तरनाक खबर है जो आपको देनी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद निपा वायरस ने भी अपना सर उठा लिया है। बड़ी तादाद में तबाही का बायस ये बन सकता है। महकमा सेहत जो है सिंध का और पंजाब का, उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। निपा वायरस बेसिकली हमसाया मुल्क जो भारत है हमारा और नेपाल, वहाँ पर तेज़ी से फैल रहा है और पाकिस्तान में भी अब इसके शदीद फैलाव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बेसिकली ये एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत शदीद बीमारियों के बाद इंसान की मौत का सबब बन सकता है। और ये वायरस एक महलिक इन्फेक्शन के तौर पर जाना जाता है जो कि बुखार, सांस का इन्फेक्शन, दिमाग में सोजिश, पट्ठों में कमज़ोरी वगैरह का बायस बनता है। और जानवरों से इंसानों और एक शख्स से दूसरे शख्स में ये बहुत जल्द फैलता है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो लिहाजा वो जो बर वक्त तशख़ीस होती है उसी से इलाज करके बचाव मुमकिन है। और ये वायरस आया कहाँ से था? ये बेसिकली चमगादड़ों और खिंजीरों समेत दीगर जानवरों में पाया गया था, वहाँ से ये इंसानों में मुंतकिल हुआ और एक शख्स से फिर ये दूसरे शख्स में आराम से मुंतकिल हो सकता है। वायरस जो है वो बेसिकली चमगादड़ों के दरख्त पर लगे हुए फल खाने से और फिर वही फल बाद में कोई इंसान खाए तो उसमें मुंतकिल हो सकता है। और इब्तदाई तौर पर ये दरियाफ्त हुआ था मलेशिया में, जहाँ पर किसानों की एक बड़ी तादाद जानवरों की वजह से इस वायरस का शिकार हुई थी। और नीपा वो जगह है मलेशिया की जहाँ पर पहली मरतबा ये वायरस दरियाफ्त हुआ था। और हाल ही में भारत में 2021 के बाद अब दोबारा इस वायरस ने जन्म लिया है। कई अफराद मौत का शिकार भी हो चुके हैं। और केरला में सबसे पहले आया था ये भारत में 2021 में, सितंबर 2021 में, और वहाँ पर अमवात वगैरह भी हुई थी। और भारत के बाद इस वायरस ने नेपाल में सर उठाया और पाकिस्तान में भी केसेस कुछ सामने आने लगे हैं। तो एहतियात ज़रूरी है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये मामला है जो ख़तरनाक है और एक दूसरा अच्छा वाला मामला है, उसकी तरफ आपको लेकर जाते हैं। स्पेस वीक, हमने अभी प्रोग्राम में खबर दी थी शुरू में कि वो कुछ रिहायशी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और चांद पर भी जो है वो अब घर वर बनना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मार्स वार्स तक की तरफ भी ये सिलसिला निकल जाएगा। ये जो स्पेस है इसको एक्सप्लोर करने के लिए सुपार्को की तरफ से स्पेस वीक मनाया जाता है। और इस स्पेस वीक का बुनियादी मकसद ये होता है कि खला के बारे में, खलाई वीक है ये, और पाकिस्तान की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है स्पाको, उसकी जानिब से इसका आगाज़ हुआ है। ये 5 तारीख से 5 अक्टूबर से, और 2005 से ये हर साल मनाया जा रहा है। और इस मरतबा बात होगी इसमें स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप की। 5 से 10 अक्टूबर तक ये मनाया जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इम्तिनाउल हक काजी साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं स्पार्को के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने प्रोग्राम के लिए। स्पेस वीक, जी जी, अब ये स्पेस वीक क्या है थोड़ा सा डिफाइन कर दें ताकि हमें पता चले कि हम ये जो घर वर बन रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने को, हमें तो वैसे ही रियल एस्टेट में बड़ा शौक है। हाँ, पाकिस्तानी होने के नाते अगर पहला सवाल किसी से किया जाए तो वो रियल एस्टेट का ही जी। स्पेस वीक 1999 में 1999 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की और 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के हफ्ते को ग्लोबल स्पेस वीक डिक्लेयर किया। 4 अक्टूबर की भी एक अहमियत है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और 10 अक्टूबर की भी। 4 अक्टूबर 1957 में को जो पहला मैन मेड सैटेलाइट था, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो हम लॉन्च करते हैं, वो लॉन्च हुआ था स्पुतनिक 1। वो लॉन्च किया गया था, रशिया वाला। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद 10 अक्टूबर 1967, 10 साल के बाद
उसके एक आउटर स्पेस ट्रीटी है। यूनाइटेड नेशंस ने कुछ ट्रीटीज़ हैं, जो कुछ माहदे हैं जो कि तमाम मुल्कों ने, तमाम रुकन ममालिक ने साइन किए हुए हैं जो स्पेस में काम करते हैं, उसकी साइनिंग हुई थी। तो उनमें से सबसे अहम माहिदा जो है वो आउटर स्पेस ट्रीटी है। तो उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने उस दिन उसका वो फाइनल करके उसकी साइनिंग की। तो इस हवाले से 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दरमियान इसको बैनुल-अक़वामी तौर पे ग्लोबली इसको स्पेस वीक के तौर पे मनाया जाता है। इसकी जो नोडल एजेंसी है ग्लोबली वो वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन है, जो कि पूरी दुनिया में स्पेस एजेंसीज़, एकेडेमिया और लोगों के साथ मिलके, एसोसिएशंस के साथ मिलके, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की एसोसिएशंस होती हैं और बहुत सारी एसोसिएशन जो कि स्पेस साइंस में और स्टडीज़ में काम करी, तो उनसे मिल के इस स्पेस वीक को मनाती है। और स्पेस वीक में पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनका हम सही वो क्या एक्टिविटीज़ है थोड़ा बताएं कि ताकि लोगों का ज़रा इंटरेस्ट भी पैदा हो। जी, इसका जो बुनियादी मकसद है स्पेस वीक का, जो पिछले तकरीबन 20-22 साल से चल रहा है दुनिया में, इसका बुनियादी मकसद ये है कि अमूमी तौर पे जो स्पेस साइंटिस्ट है, जो स्पेस एजेंसीज हैं, वो जो काम कर रही होती हैं, उनका बराह रास्त आवाम से या तलबा से या आम आवाम से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं हो रहा होता, कनेक्टिविटी नहीं होती। तो ये इसलिए इसका क़याम इस वजह से आया वजूद में कि ये सोचा गया कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बच्चों तक, स्कूल्स के बच्चों तक, तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और प्लस आम आवाम तक किसी तरीके से डिस्प्ले कराया जाए कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। तो उन फ़वाइद को लोगों को दिखाने के लिए और बच्चों में एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ डोमेन दैट यू कैन परस्यू फॉर योर करियर एज वेल, उसके लिए उनको ये इस वीक को मनाया जाता है। जैसे पाकिस्तान में जब सुपार्को करती है तो अक्रॉस पाकिस्तान बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और एसोसिएशंस जो कि एमेचर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करवाती हैं, उनको इंगेज करके उनसे बहुत से इवेंट्स अरेंज करवाते हैं हम लोग, और इस तरह से ये स्पेस वीक पाकिस्तान में बाकी दुनिया की तरह मनाया जाता है। सही। तो अब हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या क्या कर रहे हैं हम पाकिस्तान? क्योंकि अब देख हम बड़ा कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इंडिया चांद पे चला गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने उस वक्त एक वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब के लिए कि इंडिया चांद पे चला गया तो उसकी इकॉनमी अलग है, हमारी इकॉनमी अलग, मतलब हमें ज़रूरत नहीं है कि दुनिया का हर मुल्क जो काम कर रहा है हम वो करना शुरू कर दें। हमारे पास और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं जो हो सकती है। बट वैसे हम इस स्पेस के डोमेन में क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान स्पेस की डोमेन में बहुत पिछले चंद सालों से, जो कि कहा जा सकता है बहुत ही, सबसे पहली बात तो जो आपने कही वो बहुत ही दुरुस्त बात है। जो कौमी तरजीहात हैं, जिनको नेशनल प्रायोरिटीज़ हम कहते हैं, उनके मुताबिक जहाँ जहाँ जो डिसीजन किए जाते हैं वो बहुत सोच समझ के और बहुत जो रिसोर्स एलोकेशन है, जो हम अपने वसाइल इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सेक्टर में लगाते हैं, उनको सोच समझ के लगाया जाता है कि हमें उससे कितना फ़ायदा होगा। और ये तो बिल्कुल है अपनी जगह बहुत एक मुनासिब वजह है इस सारे काम की। पिछले चंद सालों से स्पार्को ने बहुत तेज़ी से इस सेक्टर के अंदर काम करना शुरू किया है। और जो एक खुलासतन जो एक बात आपको बताई जा सकती है कि आने वाले 12 से 24 महीनों के दरमियान में 1 साल से 2 साल के अंदर लोगों को अच्छी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। हम ऐसा काम करें। स्पार्को ने ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे भी रखा कि जो खलाई टेक्नोलॉजी जिस तक हमें एक्सेस है, जिन चीज़ों तक हमें एक्सेस है, जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे अपने 3 सैटेलाइट्स हैं इस वक्त स्पार्को के अपने, पाकिस्तान के, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए हम पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत को क्या मदद फ्राहम कर सकते हैं कि उनके मसाइल थोड़े से कम किए जा सकें, कुछ कम किए जा सकें। और ये टेक्नोलॉजी उनकी जो बिज़नेस प्रोसेसेस हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको कहाँ इंप्रूव कर सकती है टेक्नोलॉजी, जिसके लिए ये काम किया जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस करती है स्पार्को। कोई रिपोर्ट रैंकिंग का भी जिक्र कर रहे थे कुछ? जी, वो जो रिपोर्टर रैंकिंग है वो बेसिकली स्पेस वीक के हवाले से एक बहुत अहम नुकता होता है। स्पार्को ने 1999 के बाद जब ये होना शुरू हुआ तो स्पार्को ने 2005 में स्पेस वीक की एक्टिविटी स्टार्ट की, और 2005 से लेके 2022 तक हम कभी भी दुनिया में पहले 5 मुल्कों से नीचे नहीं गए। हम पहले 5 दर्जात में ही रहे हमेशा, और बहुत अरसा तो हम नंबर 1, 2 पे रहे कि हमने इतने इवेंट्स हम करवाते रहे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम हमेशा पहले 5 में ही रहते हैं। अब लास्ट ईयर भी हम फर्स्ट थे, दरमियान में कुछ अरसा हम दूसरे नंबर पर रहे 2-3 साल के लिए। कोविड के बाद से उसका मॉडल हमने कुछ तब्दील किया है। वो ऐसा है कि अब हम क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल्स और बहुत ज़्यादा लोग इंगेज होना चाहते हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है लोगों की इस डोमेन में, तो इसलिए अब वो फिज़िकली उनको बुला के किसी एक जगह पे कॉम्पिटिशन्स करवाना, उनको अवेयरनेस देना और सारे काम जो इसके अंदर हो रहे होते हैं वो करवाना मुश्किल था। तो इसलिए अब उनको ऑनलाइन हम चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, और वो उनकी बेसिस पे कॉम्पिटिशन्स करके अपने ऑडियो विजुअल पैकेजेस हमें भिजवाते हैं, और उनकी बेसिस पे एक रैंकिंग होती
होती है, जिसकी वजह से हमने 2022 के अंदर कोई तकरीबन 5300 एक्टिविटीज़ हुई पाकिस्तान के अंदर सिर्फ स्पेस वीक के अंदर, एंड वी वर नंबर 1 पूरी दुनिया में इतनी एक्टिविटीज़ किसी, और इन सब का एक प्रूफ होता है। देयर इज़ वर्ल्ड स्पेस वीक जो एसोसिएशन है उसका एक जो क्राइटेरिया है जज करने का, वो बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है। उसका हमें कोई फ़ायदा हो रहा है यंगस्टर्स? जी बिल्कुल, हमारी विजिबिलिटी बहुत बेहतर है, उसकी वजह से हमें इंटरेक्शनली लोगों से बातचीत करने में, साइंसदानों से, लोगों से मिलने में, उनसे साइंस और टेक्नोलॉजी की बातचीत करने में बहुत आसानी होती है, बहुत फ़र्क आता है। और इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारा जो है वो एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। डेफिनेटली कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमारा स्पेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट था जी, बिल्कुल उधर, वो हमने वो सूरज ग्रहण वो उन्होंने चश्मे में दिए, देखा बड़ी एक्टिविटी होती थी ऐसे ही। इसके अलावा स्पार्को ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पार्को की एक पूरी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की के कोर्सेज पढ़ाती है, अंडर ग्रेड लेवल पे इंजीनियरिंग में, पोस्ट ग्रेड लेवल पे मास्टर्स एंड देन PhDs एज वेल। और उसका लेवल जो है वो उसका लेवल बिल्कुल इस वक्त वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी रैंक्ड है, पहले 3-4 में आती है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा उसकी इनटेक में जितना कंपटीशन होता है, दैट आल्सो टेल्स यू के पाकिस्तान के यंग जनरेशन के अंदर किस कदर इंटरेस्ट है, कितनी दिलचस्पी है इस सेक्टर में आने के लिए। तो ये जो हम शुरू में बात कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में कि भाई वो चांद पे घर वर बनाने का सिलसिला हो गया है, तो ये कब तक हो जाएगा? ये क्या ये वाकई ये सिलसिला है, कुछ घर वर बनेंगे कुछ? जी बिल्कुल, असल में बहुत सारी पिछले 4 से 5 साल के अंदर ग्लोबली स्पेस इंडस्ट्री ने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है, काफ़ी बदलाव आया है उसके अंदर, और बदलाव भी हो रहा है इस लिहाज से आया, बदलाव इस लिहाज से आया कि बहुत ज़्यादा निजी शोबे के बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे जो बड़ी स्पेस पावर्स थी उन्होंने थोड़ा सा डीरेगुलेट किया है अपने स्पेस सेक्टर को। स्पेस एक्स है, बहुत सारी चाइना में कुछ कंपनीज हैं जो कि वर्जिन वालों की, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं। तो उनके आने से यकीनी तौर पे ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे तसव्वुरात हैं जो कि पहले ज़्यादा मुमकिन नहीं थे। फ़िलहाल तो शायद ये नहीं कहा जा सकता कि आपको 2030 तक कुछ फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि आप वहाँ पे घर ले लें, कि शायद घर ना बचें, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि लोग स्पेस का जो ट्रैवल है उसको शायद कमर्शियल बेसिस पे और लेजर बेसिस पे करें, और ये बिल्कुल ऐन मुमकिन होगा। वो जो स्पेस टूरिज़्म है, जो बड़े बड़े अमीर लोग जाते हैं और ज़रा स्पेस में घूम फिर कर आते हैं, वो एक्सपीरियंस वो क्या करते हैं बेसिकली? देखिए, इंसान कुछ किसी भी काम में एक ही चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता है, जो विच इज़ एक्सपीरियंस ऑफ द अननोन। वो देखना चाहते हैं कि खला की वसअत से जब ज़मीन को देखा जाए और खला की वसअतों के पार देखा जाए तो क्या नज़र आता है, क्या दिखता है, कैसा महसूस होता है। तो ये एक यकीनन एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी फीलिंग है कि जिसके लिए इंसान अगर कुछ भी कर सकता है। ये जो एड्रेनलिन रश है इसके पीछे वो बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। और जितने भी लोग इवन एरिस्टोटल के ज़माने से अगर स्पेस को देखते आए तो वो यही देखते आए कि स्पेस के बियॉन्ड क्या हो सकता है। सो वो वीडियोस देखते हैं कभी इंटरनेट पर कि कितनी बड़ी ये मल्टीवर्सेस और ये सारी, तो इंसान वहीं पर दिमाग उसका रुक जाता है कि ये क्या। जब आप ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ते हैं, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंट्रीग्ड फील करते हैं कि क्यों नहीं ऐसा, कि मुझे इसके बारे में तफसील क्यों नहीं पता। एंड दैट इज़ द सोल फैक्टर विच ड्राइव्स द ह्यूमन इंटरेस्ट। बिल्कुल, तो बस ये जी स्पेस वीक है, और स्पेस वीक के अंदर जहाँ जहाँ पर ये तकरीबात हो रही हैं, जाएँ, कोशिश कीजिए, ज़रा स्पेस के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है स्टूडेंट्स के लिए भी, और वैसे ही जनरली भी लोगों के इंटरेस्ट के लिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जहां पर पाकिस्तान का माशी और सियासी बहरान है, वहीं पर पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई, और ये अच्छी खबर सामने आई है पंजाब से। पंजाब हुकूमत ने माइनिंग के शोबे से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट की मनसूबाबंदी की है। सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स जनाब इब्राहिम मुराद के ज़ेर सदारत इन मामलात का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास हुआ, और इजलास में तय किया गया कि 100 अरब रुपए के रेवेन्यू के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, और इस हवाले से हम बात करेंगे। इब्राहिम मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इस प्लान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, वक्त दिया आपने। अच्छा, हम माइंस और कानों के बारे में और मिनरल्स के हवाले से ज़्यादातर जो बातचीत सुनते हैं वो ये है कि जी बलूचिस्तान बड़ा ज़रखेज़ खित्ता है इस मामले में, तो पंजाब का पोटेंशियल क्या है माइनिंग और मिनरल्स के हवाले से क्या क्या वहाँ पर अल्लाह ताला ने दौलत रखी हुई है? पहले थोड़ा सा अगर इस चीज़ को हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा समझा सकें। जी देखें, अल्लाह ताला ने पंजाब को और पाकिस्तान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है, हमें जिसका इदराक ही नहीं है। आप देखें कि पंजाब के अंदर कोल भी है, पंजाब के अंदर दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ सॉल्ट है, हमारे पास बॉक्साइट है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, हमारे पास फायर क्ले है, हमारे पास लाइमस्टोन है जिससे सीमेंट बनती है, आयरन ओर है जिससे स्टील बनता है, और आप देखें कि सिलिका सैंड, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस खरीदें तो उसमें सिलिका सैंड का एक पाउच होता है, तो ये भी मियाँ वाली और बाकी मुकामात पे पाया जाता है। अगर आप एक सिर्फ एरिया को देख लें जो कि वच्चा का एरिया है, खुशाब के अंदर हमारे पास इधर 2 अरब टन का सॉल्ट का डिपॉजिट है, और जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है हम इधर माइन के ऊपर उसको $10 $15 पर टन के लिहाज से बेच रहे हैं, और अमेरिका में यही सॉल्ट जो है वो $10 से $20 पर केजी के लिहाज से बिक रही है। अगर आप 2 बिलियन टन के डिपॉजिट को $10 से भी करते हैं तो ये तकरीबन $20 अरब का सॉल्ट की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक जगह पाई जाती है। एक और जो साइट है हमारे पास आयरन ओर की जिससे HRC स्टील बनता है वो है चिन्योट, उधर जो है तकरीबन 260 मिलियन टन 26 करोड़ टन आयरन ओर के प्रूवन रिजर्व्स आ गए हैं, जिसकी सिर्फ फिजिबिलिटी के लिए दुनिया की जो टॉप कंपनीज थी, जर्मन कंपनीज थी, चाइनीज कंपनीज थी, उनके ऊपर तकरीबन 8 अरब रुपए की लागत से फाइनल प्रोग्राम और प्लान बना है जिससे HRC स्टील हम जो है पंजाब में बना सकते हैं, जो कि फिलहाल इंपोर्ट होता है $800 मिलियन का। तो पंजाब के अंदर बेपनाह रिसोर्सेज हैं। एक और जो बहुत बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि अगले महीने पंजाब हुकूमत प्लेसर गोल्ड के 4 ब्लॉक्स को ऑक्शन करने जा रहा है। तो ऑब्वियसली हम जो है एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में है और अल्लाह ताला ने हमें बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस के एसेट से नवाजा है, लेकिन हम अगर उनको प्रोडक्शन पे नहीं लेके जाएंगे, हम नियति से नहीं काम करेंगे। आप देखेंगे पंजाब का जो डिपार्टमेंट है माइंस का, इसका टोटल रेवेन्यू 12 अरब रुपए है, और जब हमने अपनी प्लानिंग की है और अब इसको तवज्जो दी इस पे, और इस पे जब सही किस्म की स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किया तो तकरीबन मिनिमम 100 अरब रुपए हम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि बेपनाह हमें हमारे पास सर, इसके अंदर एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, बात तो सही है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो काम करने की जरूरत है, जिसमें द पॉइंट इज हम जब कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं माइनिंग के, तो अक्सर औकात वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इतने वीक होते हैं हमारे कि जो माइनिंग करने वाली एजेंसी है, जो इदारा होता है, ज़्यादा बेनिफिट उसको मिल रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और आगे जिस तरीके से आपने बात की कि भाई हम $10 पर टन पे बेच रहे हैं अपना हिमालयन सॉल्ट, तो हमें किसने मना किया है कि हम उसको $20 का बेचें? या मतलब उसके अंदर क्या इश्यूज़ आ रहे होते हैं? क्यों हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना पाते जिससे हमें फ़ायदा हो, बजाय उसके कि वो जो कंपनियाँ आती हैं माइनिंग के लिए उनको फ़ायदा होता है? देखिए उवैस साहब, बड़ा अच्छा आपका सवाल है और मुझे अंदाज़ा है कि आपको इसका जवाब भी बिल्कुल मालूम होगा। हमारे जो लोग हैं पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होते हैं, पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में, पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो। आप देखें कि पंजाब के अंदर माइंस के अंदर बिल्कुल डे लाइट रॉबरी हुई है। तकरीबन 30 से 40 जो बड़े साइज की माइंस थी, जिनमें से सिर्फ एक को जब हमने ऑक्शन किया तो वो तकरीबन 40 करोड़ रुपए की ऑक्शन हुई। ये जो है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के अंदर मुफ्त में बांट दी गई, और अब जब हमने उनको कैंसिल किया है तो वो जो है हाई कोर्ट के अंदर स्टे में गए हैं। तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं गुफ्तगू करना चाहूँगा, लेकिन हमारा ये होता है कि जो भी लोग पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं कि अपना इसमें इंटरेस्ट देखा जाए, मुल्क की इंटरेस्ट नहीं देखते लोग, कौमी इंटरेस्ट नहीं देखते, और वो लोगों को कहते हैं कि आप अपना मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट बना के ले आएँ, अप्रूव करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें ऑब्वियसली मुल्क का सोचना चाहिए, और ये जो इस तरह की जो काम हुए इसी की वजह से आज हमारी ये इकोनॉमिक हालत। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, हमारे अपने कसूर है, और फिर उसके बाद वो स्टे में चले जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट।
फिर मामलात आते हैं रेकोडिक जैसे, कि वो रेकोडिक के मामलात ऐसे हैं कि हम मतलब इंटरनेशनली जुर्माने हो रहे हैं हम पर, हम इतने ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले लोग बन गए। सर बड़ा अफसोस होता है हमें। जी, और इसमें एक मैं जो एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ वो ये कि इस्लामाबाद के अंदर 1.5-2 महीने पहले एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, जिसमें मौजूदा आर्मी चीफ और द देन प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत की और उन्होंने इस तरफ अटेंशन दी है पूरी कौम की, और हमें खुद अंदाज़ा नहीं था। आई वॉज प्रीवियसली सर्विंग एज द मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट। मैं जब माइंस डिपार्टमेंट में आया हूँ, हमने जब विजिट्स किए हैं और अंदाज़ा लगाया, और जो प्लान्स और जो सारी इसकी पोटेंशियल है, ये वो पोटेंशियल है जो कि आपके पूरे पाकिस्तान के कर्ज को उतार सकती है। मतलब आप वर्चा के अंदर देखें कि ये 20 अरब डॉलर कम से कम इधर है, आपका एटलीस्ट 8 अरब डॉलर का रिजर्व आयरन ओर का चिन्योट में है, और जिधर आयरन ओर होता है उसके साथ कॉपर होता है। तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ टन आपके पास उधर कॉपर है, और जिधर कॉपर होता है उधर गोल्ड होता है। तो हमारा ये अंदाजा है कि कम से कम 2 मिलियन टन गोल्ड भी चिन्योट के अंदर है, और ये जो फिजिबिलिटीज हैं ये दुनिया के जो टॉप कंसल्टेंट्स हैं, DTM है, बैरिक गोल्ड के साथ जो काम करते हैं, टर्किश कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज हैं, इन्होंने ये की है, और इनका ये इंटरेस्ट है, सऊदी गवर्नमेंट का, सऊदी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से इंटरेस्ट है कि वो इसमें आएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, इसमें पाकिस्तान के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी, हमें टैक्स की रेवेन्यू आएगा, और हमारे डिपार्टमेंट को जो है पंजाब के जो सूबा है इसको इसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अब आप लोगों का प्लान क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स के जो कि आप लोग लेंगे और जिसकी मदद से फिर हम इस 100 बिलियन का जो रेवेन्यू है उसकी तरफ पहला कदम हम किस तरह बढ़ाएंगे? क्या स्टेप्स होंगे? देखिए, पंजाब का जो माइंस का डिपार्टमेंट है, जो भी मिनरल है गैस और ऑयल के अलावा इस पे और कोई ऐसा जो एलिमेंट हो जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल हो, इसके अलावा कोई भी है, फर्ज करें लाइमस्टोन है जिससे आप सीमेंट बना रहे हैं, आयरन ओर है जिससे आप स्टील बना सकते हैं, कॉपर है, आपके पास कोल है, आपके पास सॉल्ट है, तो पर टन जो है सिलिका सैंड है, प्लेसर गोल्ड है, पर टन हुकूमत पंजाब को इससे रॉयल्टी आती है। तो ऑब्वियसली जब हम नए ब्लॉक्स हैं जो कि हमारे पास रेडली अवेलेबल हैं, उनको हम जब ओपन अप करेंगे, जब नए लोग आएंगे, और मैं इसमें आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से लोगों को इनवाइट भी करना चाहता हूं कि आप ये ना समझें कि माइंस का शोबा है तो इसमें आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट चाहिए। माइंस का ऐसा शोबा है जो आप 30 लाख रुपए से लेके 30 अरब रुपए तक की इन्वेस्टमेंट से, बल्कि 300 अरब रुपए तक की इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर सकते हैं। आप आए, हमारे पास नौजवान आए, 3-4 दोस्त मिलके आए, हम आपको छोटे सॉल्ट के ब्लॉक्स देने को तैयार है, मेरिट के ऊपर कोल के ब्लॉक्स देने को तैयार है, सिलिका सैंड है, इसमें बेसिक लेबर इन्वॉल्व होती है और आपकी इसमें एक मंथली इनकम जनरेट हो सकती है, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं और इसमें मुल्क का भी फायदा है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने आइडिया दिया, क्योंकि ज़ाहिर है जब लोगों को पता चलेगा कि ये इस एरिया के अंदर, इस डोमेन के अंदर जाके काम करना आसान है और फैसिलिटेशन भी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आएंगे। क्योंकि अभी तक तो ये क्यों कहिए कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ये एक नो गो एरिया टाइप का लगता था। तो थैंक्स टू यू कि आप लोग इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब जो चीज़ आप करने चाह रहे हैं कि ये जो 100 अरब रेवेन्यू का जो है प्लान, ये प्लान हम कितने सालों में और कितने अरसे में इसको अचीव कर सकते हैं, मटेरियलाइज होता हुआ देख सकते हैं? देखिए, हमारा जो काम है वो ये कि हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट दे दें, ऐसा प्लान दे दें और ऐसा एक मोमेंटम दे दें कि जो आने वाली हुकूमत जो है जिसको कंटिन्यू करे और टेकअप करे। और आपके इल्म में है कि हमारी जो मुद्दत है वो मुख्तसर है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन रजा नकवी साहब का यही विजन था कि हम मुख्तसर वक्त में कुछ ऐसे इक़दाम करें जो कि आने वाले वक्त में भी लोगों को फ़ायदा दे। तो ये जो प्लान है ये मैक्सिमम आप 2 से 3 साल में अचीव कर सकते हैं। ये बहुत रियलिस्टिक प्लान है। हमने एक रुपये को इसमें अकाउंट फॉर किया है कि आपको किधर से क्या रेवेन्यू आएगा, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हमने करंट स्लैब्स को बढ़ाया हो। हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन अप कर रहे हैं, हम नए इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं, हम इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। मैं खुशकिस्मती से SIFC का भी मेंबर हूं, और माइंस एंड मिनरल्स एक ऐसा शोबा है जो कि मुल्क की जो इकोनॉमिक सोवेरेनिटी है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, इसमें सबसे कलीदी जो है किरदार प्ले कर सकता है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान अगले 2 से 3 साल में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर बनने जा रहा है।
और कॉपर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि दुनिया में कोई भी चीज जिधर भी इंशाल्लाह, आपको इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, आपने वायरिंग करनी है, आपने केबलिंग करनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दुनिया के अंदर अब आ गई हैं, तो जी, आपको बिल्कुल। उसमें कॉपर चाहिए। तो ऐसे ही हमारे पास एसेट्स थे जिसका हमें अंदाजा नहीं था, और अब ये नेशनल एजेंडा पे आ गई है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स अगर हमने सही नीयत से काम किया, मेहनत की, तो पाकिस्तान के अंदर एक जेन्युइन इकोनॉमिक रिवाइवल आएगा। बस ये जो नीयत वाली बात आपने की है ना सर, ये समराइज कर देती है कि हमारी नीयत सही हो। बस वो नीयत जो है, बस उसी का कुछ फुकदान रहा है। बस अल्लाह करे कि अब जिस तरीके से काम हो रहा है वो काम आगे बढ़ता रहे। अब जो पिछले वाले थे वो तो चलो जो नीयत थी जैसी थी, अब हमारी नीयतें अपनी भी साफ़ हों, आगे आने वाले के लिए भी हम यही दुआ करें कि जो भी आए वो अच्छी नीयत से काम करे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो ख्वाब हमने देखे हैं वो पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे साथ मौजूद, माइंस एंड मिनरल्स के निगरान वज़ीर पंजाब के। और पोटेंशियल बहुत है इस कौम में, इस मिट्टी में, इस धरती में, बस उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे